एक मोटी लड़की के 5 अपाहिज पति। हेलो दोस्तों, स्टोरी शुरू करने से पहले आपसे पूछना चाहती हूँ, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी तो ही आगे के एपिसोड दूंगी, वरना इसके भाग नहीं आएंगे। अध्याय 1। लिन जाओ जाओ दरवाजे की चौखट पर उभी हुई बैठी थी। उसकी खाली निगाहें जेल शीर्ण आंगन पर घूम रही थी। आंगन में 6 छोटे छोटे मिट्टी के घर और एक छोटा सा स्वागत कक्ष था जो भोजन कक्ष और रसोई का काम करता था। आंगन के बाहर विलो की टहनियों से बनी एक नीची बाड़ दीवार का काम कर रही थी। 2 चरमराते घिसे पिटे दरवाजे हल्की हवा में हिल रहे थे। आंगन खाली था, कोई फर्नीचर नहीं था। वहां हांफते हुए लोग भरे हुए थे। लिन जाओ जाओ ने सिर घुमाया और अपने विकलांग पतियों की ओर देखा, जो आंगन में अपने अपने कामों में व्यस्त थे। उसने एक गहरी सांस ली और खुद में सिमटने का मन किया। उसके 5 पति क्रमशः अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे और लकवाग्रस्त थे, और वह स्वयं मूर्ख थी। अरे, टीवी धारावाहिक भी ऐसी स्थिति को दिखाने की हिम्मत नहीं करते, फिर भी वह इन सब का सामना करने में कामयाब रही। हाल ही में कॉलेज से स्नातक हुई लिन जाओ जाओ एक साधारण छात्रा थी। वह न तो कोई हत्यारी थी, न ही उसके पास चिकित्सा कौशल था, न ही वह कोई व्यवसायी थी, और न ही उसमें कोई असाधारण क्षमता थी। उसके पास बस खाना पकाने का ही हुनर था, और उसकी पाककला सिर्फ कच्चे चावल को ही खाने लायक बनाने तक ही सीमित थी। जहाँ तक स्वाद की बात है, खैर यह इतना खाने योग्य था कि अस्पताल जाने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन इतनी बेकार होने के कारण वह अप्रत्याशित रूप से खुद को पुनर्जन्म की लहर में बहते हुए पाती है। ये तब हुआ जब वह अपनी छुट्टियों में अपनी सहपाठियों के साथ घूमने गई थी और एक पेय पदार्थ का घूंट पीते ही उसकी दम घुटने से मौत हो गई। आइए हम उसकी मौत के बेतुके कारण पर ज्यादा ध्यान न दें, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह और भी अधिक अवाक कर देने वाला था। देहांतरण के बाद ज्यादातर लड़कियां राजकुमारियां या धनी युवतियां बन जाती। और भी बुरा, वे सुंदर और अच्छी सेहत वाली होती। लेकिन उसका क्या कुआं, वह वास्तव में एक मोटी और मूर्ख, अवांछित और माता पिता विहीन स्त्री में बदल गई। इसके अलावा इस परिवर्तन प्रणाली ने उसे एक अद्भुत कौशल दिया, दूसरों की किसी भी बीमारी या दर्द को अपने ऊपर स्थानांतरित करने की क्षमता। जब इस घटिया व्यवस्था ने उसे ये कौशल प्रदान किया, तो वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। अरे, वो पागल तो नहीं थी। वो दूसरों की बीमारी और दर्द अपने ऊपर क्यों डालना चाहेगी? वह सिर्फ 18 साल की थी, 80 नहीं। वह अपने जीवन के चरम पर थी और उसे पर्याप्त अनुभव नहीं था। इसलिए चाहे कोई भी इसे चाहता हो, उसे इस हुनर में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बदकिस्मती से अब वह इस घटिया हुनर से छुटकारा नहीं पा सकती थी। उस सिस्टम वाले ने जब उसे ये हुनर दिया, तो वह बिना किसी निशान के गायब हो गया। जिस जगह वह देहांतरित हुई, वह एक काल्पनिक दुनिया होनी चाहिए। यहाँ 2 देश थे, केंगलान देश, जो उसके पिछले जन्म के दक्षिणी क्षेत्र जैसा था, जहाँ आर्द्र जलवायु और अपेक्षाकृत प्रचुर संसाधन थे, और फेंगशुओ देश, जो उसके पिछले जन्म के उत्तरी क्षेत्र जैसा था, जहाँ शुष्क जलवायु और कठोर वातावरण था। परिणामस्वरूप फेंगशुओ देश के लोग केंगलान देश के लोगों की तुलना में अधिक सीधे और कठोर थे। सीमांत बर्बर क्षेत्र भी था, जो अत्यंत कठोर और ठंडे सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित था। फेंगशुओ देश की शुष्क जलवायु की तुलना में सीमांत बर्बर क्षेत्र में जीवन यापन की स्थितियां और भी कठिन थीं। हर सर्दियों में पड़ोसी देश सर्दियों के लिए संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए केंगलान देश और फेंगशुओ देश की सीमाओं पर हमला करते थे। और यह सब ज्ञान उस धोखेबाज कुत्ते जैसी प्रणाली द्वारा लुप्त होने से पहले दिया गया था। वह वर्तमान में जिस देश में रहती है, उसका नाम केंगलान कंट्री है, जहां लिंगानुपात बहुत असंतुलित है। यहाँ पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है, तथा यह अनुपात 20:1 जितना अधिक है। पड़ोसी फेंगशुओ देश में तो लिंग अनुपात और भी अधिक है, जो 50:1 तक पहुंच गया है। यह ऐसी दुनिया नहीं है जहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता है और पुरुषों को अधीनस्थ, इसलिए यहाँ की महिलाएं नाजुक महिलाओं की तरह घर तक सीमित नहीं हैं। वे पुरुषों के साथ व्यापार कर सकती हैं और शाही परीक्षाएं भी दे सकती हैं। सामान्य तौर पर उन्हें एक हद तक आज़ादी हासिल है। हालांकि महिलाओं की कमी के कारण जब भी वे बाहर जाती हैं, उनके साथ हमेशा उनका परिवार या पति का समूह होता है। आखिरकार हमेशा कुछ ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी पत्नियां नहीं होती, जो महिलाओं को पकड़ने, उन्हें बेचने या उन्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए अपना सिर कलम करवाने का जोखिम उठाने को तैयार रहते हैं। इसलिए इन अपेक्षाकृत स्वतंत्र विचारों वाली महिलाओं के बीच एक काम है जो उन्हें अवश्य करना चाहिए। अर्थात 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद
कैंगलान देश की जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक महिला को कम से कम 5 पतियों से विवाह करना होगा। लेकिन मूल व्यक्ति के बारे में क्या? मूल व्यक्ति का नाम लिन शियाओहुआ है। वह न केवल एक अनाथ है जिसके माता पिता नहीं है, बल्कि एक बेहद बदसूरत और मूर्ख भी है। उसके चेहरे पर बड़े काले निशान का उल्लेख नहीं करना चाहिए। उसका वजन लगभग 280 जिन चीनी वजन इकाई है, जो किसी भी संभावित प्रेमी को रोकने के लिए पर्याप्त है। इसलिए अपशिष्ट के उपयोग के सिद्धांत का पालन करते हुए सरकार मूल व्यक्ति को 18 वर्ष की आयु तक जीवित रखने में सफल रही। ये देखकर कि कोई भी विवाह का प्रस्ताव लेकर नहीं आया, सरकार ने मूल महिला के लिए देहात में एकांत छोटे से आंगन की व्यवस्था करने के लिए धन और प्रयास खर्च किया तथा उसके 5 पतियों को जबरदस्ती विवाह में शामिल कर दिया, जो किसी के लिए भी अवांछित थे। हालांकि ये 5 पति देखने में सुंदर थे, लेकिन उन सभी में कुछ न कुछ विकलांगताएं थीं। हालांकि कैंगलान देश में महिलाएं ऐसे पति चुनती हैं जो शारीरिक रूप से स्वस्थ और सक्षम हों। वे विकलांग लोगों को अपने पूर्वजों की तरह पूजवाने के लिए घर वापस नहीं लाएंगे। आखिरकार सिर्फ सुंदरता से ही पेट नहीं भरता। आखिरकार जिस दिन मूल व्यक्ति 18 साल का हुआ, सरकार ने खुशी खुशी इस बेवकूफ, बदसूरत और मोटी औरत के बोझ से छुटकारा पा लिया। 18 साल तक अनिच्छा से मूल व्यक्ति की देखभाल करने वाली सरकार के लिए ये वाकई एक बड़े जश्न का मौका था। जिस दिन मूल व्यक्ति की शादी हो रही थी, चूंकि वह पूरा दिन भूखी रही थी, उसने विवाह बिस्तर से एक मुट्ठी मूंगफली और लाल खजूर उठाया और उन्हें अपने मुंह में ठूंस लिया। वह दम घुटने से मर गई। इसलिए जैसे ही उसे लगा कि उसके गले में फंसे लाल खजूर के कारण वह दम घुटने वाली है, उसके पतियों में से एक शांगुआन फेंटियन ने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई और लाल खजूर उसके मुंह से बाहर आ गए, जिससे उसकी जान बच गई। शायद इसलिए कि उन्हें असली वाला बहुत बदसूरत लगा था। इन 5 नए पतियों से शादी किए उसे 3 दिन हो गए थे और उनमें से किसी ने भी उसे उंगली से भी नहीं छुआ था। ये बात बिल्कुल सही बैठती है, क्योंकि लिन ज़ाओ अपनी समय यात्रा की साहसिक यात्रा में एक विशाल सेना के बीच एक साधारण राहगीर मात्र थी। प्रारंभ में लिन ज़ाओ मूल मेजबान के मार्ग का अनुसरण करना चाहती थी और एक मूर्ख की तरह जीवन जीना चाहती थी, एक ऐसे जीवन का आनंद लेना चाहती थी जहां उसके लिए सब कुछ उपलब्ध था। आखिरकार दूसरों द्वारा देखभाल किया जाना बहुत अच्छा था, परंतु इसका परिणाम क्या हुआ? उसके 5 नए पति, ये बदकिस्मत लोग, असल में उसे गेंद की तरह गोल मटोल होने के लिए दोषी ठहराते थे। पूरे 3 दिन हो गए थे और उन्होंने उसे एक पल का भी खाना नहीं दिया था। उनका कहना था कि उसे वजन कम करने के लिए कुछ दिन भूखा रहना चाहिए। धिक्कार है, जब दूसरी लड़कियां ऐसी दुनिया में जाती हैं जहां पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा है, तो क्या उन सभी के साथ अनमोल खजाने जैसा व्यवहार नहीं किया जाता, नन्ही प्यारी बच्चियों? आखिर क्यों, जब उसकी बारी आती है तो उसे एक निवाला भी नहीं मिलता? भले ही वो अपनी इस हालत में बदसूरत दिखती हो, कम से कम उसे कुछ खाने को तो मिलना ही चाहिए। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए लिन ज़ाओ, जो अपने जीवन में कभी भूखी नहीं रही थी, ने इन 5 निर्दयी बदमाशों का विरोध करने का फैसला किया। चूंकि अभी वो मूर्ख का रोल कर रही थी, तो अब उसे कुछ मूर्खतापूर्ण काम करने चाहिए। अन्यथा क्या वह व्यर्थ ही मूर्ख की प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं कर लेती? अध्याय 2। इसलिए लिन ज़ाओ जल्दी ही अपने कमरे में वापस चली गई, अपना चेहरा धोने के लिए एक तांबे का बेसिन निकाला और उसे सीधे आंगन में फेंक दिया। तांबे के बेसिन के जमीन पर गिरने की आवाज ने उन 5 लोगों को सीधे तौर पर बाधित कर दिया जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। उन्होंने ऊपर देखा तो पत्नी, जो शादी के बाद से ही चतुर और आज्ञाकारी थी, वहां स्तब्ध सी बैठी थी। लिन ज़ाओ ने अपने कमरे में रखा तांबे का बेसिन आंगन में फेंका और धड़ाम से उसके सामने जमीन पर बैठ गई। किसी तरह मिली लकड़ी का एक टुकड़ा पकड़कर उसने तांबे के बेसिन पर मारना शुरू किया, जिससे क्लैंक 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 की आवाज गूंजने लगी। बेसिन पर बार बार प्रहार के साथ जब लिन ज़ाओ ने देखा कि उसके सभी 5 पतियों का ध्यान उस पर है, तो वह जोर से चीखने लगी, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। आखिरकार उसे मूर्ख माना जाता था। क्या एक मूर्ख वह सब नहीं कर सकता जो एक सामान्य व्यक्ति करने की हिम्मत नहीं करता? लिन ज़ाओ ने अपने मोटे शरीर को घुमाते हुए आवाज लगाई। उसने बेसिन को गले लगा लिया और जमीन पर लौटने लगी। तुम सब बड़े बदमाश हो, मुझे खाना है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं भूख से मर जाऊंगा। जैसे ही लिन ज़ाओ की खनकती आवाज जारी रही, अचानक पहले से शांत यार्ड में बहुत सारे दर्शक इकट्ठा हो गए। क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र था, इस आंगन की चारों ओर की दीवार को केवल टहनियों से बांधा गया था,
जब तक कोई बाड़ के बाहर खड़ा रहता, वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। आखिर 3 दिन पहले हुई इस अजीबोगरीब शादी को लेकर गांव वाले बहुत उत्सुक थे, जिसमें विकलांग लोग भी शामिल थे। लेकिन इस घर में 3 दिनों तक सब शांत रहे। गांव वालों से कोई बातचीत नहीं की और न ही कोई व्यवधान डाला। यहाँ तक कि अगर वे इस परिवार के बारे में गपशप करना चाहते थे, तो उनके भयावह रूप से ठंडे और अलग व्यवहार को देखते हुए वे इसे बर्दाश्त कर सकते थे। पर अब वे अभी अभी दोपहर के भोजन के बाद मैदान से वापस आए थे और आलस्य से भोजन पचा रहे थे। जब उन्होंने अचानक इस आंगन से बेसिन की आवाज़ और चीखने की आवाज़ सुनी, तो पूरे साल ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मनोरंजन न होने के कारण सभी ग्रामीण लिनजाओजाओ के घर की बाड़ के बाहर इकट्ठा हो गए। निःशुल्क उत्साह देखने के लिए। मूल मालिक के नए पति मुरोंग हाई इस वर्ष 30 वर्ष के हो गए। लिनजाओजाओ को जमीन पर लौटते देख उसने तुरंत अपना धनुष बाण नीचे रख दिया। हजारों चाकों से छलनी हुए दर्द से लंगड़ाते हुए वह लिनजाओजाओ के पास गया। उदास चेहरे के साथ उसने एक हाथ से 280 पाउंड वजनी लिनजाओजाओ को जमीन से उठा लिया। अपने शरीर को ऊपर उठते देख लिनजाओजाओ ने उस आदमी की प्रशंसा करने के बारे में सोचा, क्योंकि वह एक हाथ से 280 पाउंड चर्बी खींचने में सक्षम था। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा और मुरोंग लेंगहाई का काला चेहरा, तिरछी तीखी आंखें और तीखी नजर वाले पतले होंठ देखे, तो वह अनायास ही सिहर उठी। अरे यार, ये तो अपाहिज सा कैसे लग रहा है। वो तो बस एक सामूहिक हत्यारा है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखों और हाथ के इशारे से खूनी तूफान आ जाएगा। जैसे ही लिन जाओजाओ तुरंत डरकर बाहर निकलने वाली थी, उसने अचानक अपने दिमाग में कुत्ते प्रणाली की कष्टप्रद आवाज सुनी। कांगलान देश के सेनापति मुरोंग हाई को युद्ध के मैदान में एक तीर से जहर लग गया था, जिससे उनका पैर अपंग हो गया था। लिन जाओजाओ, तुम उनकी चोटों और जहर को अपने शरीर में स्थानांतरित करने का प्रयास कर सकते हो। चिंतित आवाज से प्रेरित होकर लिन जाओजाओ ने मुरोंग लेंगहाई की परवाह किए बिना अपने मन में कुत्ते प्रणाली पर चिल्लाया, मैं तुम्हारी माँ का तबादला कर दूंगा। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? किसी और के जख्म और जहर को अपने शरीर में डालने के लिए क्या मेरे दिमाग में छेद हैं? लिन जाओजाओ, उसकी चोटें और जहर स्थानांतरित करने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। और हर बार जब तुम किसी के दर्द को स्थानांतरित करने में मदद करोगे, तो मेरी तरफ से तुम्हें एक अतिरिक्त इनाम मिलेगा। क्या इनाम? लिन जाओजाओ ने आश्चर्य से पूछा। एक बूंद मज्जा धोने वाला द्रव और एक बूंद सौंदर्य द्रव। मज्जा धोने वाला द्रव व्यक्ति के शरीर को निखार सकता है, शरीर की गंदगी को छान सकता है और विश्रण का भी काम करता है। ये सौंदर्य द्रव न केवल व्यक्ति को सुंदर बना सकता है, बल्कि वजन कम करने में भी मदद कर सकता है। ये हर बार 1 पाउंड मांस कम कर सकता है। ओपन ब्लैक लेंस ब्रैकेट सिर्फ 1 बूंद, क्लोज ब्लैक लेंस ब्रैकेट। लिन जाओजाओ का आश्चर्य तुरंत गायब हो गया। सिस्टम चाहता था कि वह अपनी जिंदगी बेच दे, लेकिन इनाम बहुत कम था। लिन जाओजाओ के असंतोष को समझते हुए सिस्टम ने जल्दी से जोर दिया, लिन जाओजाओ, आपके शरीर में जहर बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप इतने मोटे और बदसूरत हो गए हैं। अगर आप शरीर से विश्रण नहीं करवाएंगे तो आप कुछ महीने भी नहीं जी पाएंगे। और मज्जा धोने वाले द्रव की 1 बूंद आपके जहर का 1% ही निकाल सकती है। क्या ये शरीर अनाथ नहीं था? ऐसे मूर्ख को कोई जहर कैसे दे सकता है? लिन जाओजाओ ने सवाल किया। लिन जाओजाओ, अब तुम होश में इसलिए रह पा रही हो क्योंकि मैं तुम्हारी विषाक्तता को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वरना क्या तुम्हें लगता है कि मैं पहले कहाँ गया था? मेरी ऊर्जा अब समाप्त हो चुकी है, इसलिए तुम्हें मुरोंग लेंगहाई की चोटों को तुरंत ठीक करने में मदद करनी होगी, वरना 3 मिनट में तुम पूरी तरह से मूर्ख बन जाओगी। ये सुनकर लिन जाओजाओ एकदम से घबरा गई। हालांकि उसका नाम मूर्ख जैसा था, पर असल में वह मूर्ख थी नहीं, लेकिन उसे चोटें और बीमारियां भी नहीं आती थीं। लिन जाओजाओ, आपको बस मुरोंग लेंगहाई के साथ हल्का सा स्पर्श चाहिए और चुपचाप दर्द को महसूस करते रहना चाहिए, फिर उसकी चोटें और जहर आप तक पहुंच सकते हैं। जल्दी करो, अब बस 2 मिनट बचे हैं। सिस्टम का इशारा सुनकर लिन जाओजाओ चिंतित हो गई। हालांकि उस समय मुरोंग लेंगहाई ने उन्हें अकेले ही उठा रखा था और उनका 280 पाउंड वजन था, फिर भी उनके लिए घूम पाना भी बेहद मुश्किल था। लेकिन अपने मन में सिस्टम की उल्टी गिनती सुनते हुए, मानो मौत की ओर दौड़ रही हो, लिन जाओजाओ के पास मुरोंग लेंगहाई के हाथ में अपने पूरे शरीर के वजन के साथ 2 बार जोर से झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सौभाग्य से उसके भारी वजन ने आखिरकार मुरोंग लेंगहाई को छोड़ दिया।
लिन जाओ जाओ के झूलने में मुरोंग लेंगहाई ने उसे बेरहमी से जमीन पर पटक दिया। एक जोरदार धमाके के साथ अपने दुखते नितंबों को अनदेखा करते हुए लिन जाओ जाओ सिस्टम के अंतिम मिनट की उल्टी गिनती के साथ मुरोंग लेंगहाई की पिंडलियों को गले लगाने के लिए दौड़ी। अरे, सिस्टम ने कहा कि त्वचा का संपर्क होना चाहिए, इसलिए काटने को भी गिना जाना चाहिए। चुपचाप कल्पना करते हुए उसने महसूस किया कि मुरोंग लेंगहाई से एक काली चीज उसके शरीर में स्थानांतरित हो रही है। वह इस काले पदार्थ को अपने अंदर स्थानांतरित होते हुए विस्मय से देखती रही, तभी अचानक उसकी हथेली में एक अदृश्य काला छेद प्रकट हो गया। ओपन ब्लैक लेंस ब्रैकेट, जल्दी करो लिन जाओ जाओ, स्तब्ध होना बंद करो और मज्जा धोने वाले द्रव और सौंदर्य द्रव के बदले काला पदार्थ इकट्ठा करो, क्लोज ब्लैक लेंस ब्रैकेट। सिस्टम की आवाज सुनकर लिन जाओ जाओ ने तुरंत अपना हाथ उस काले पदार्थ की ओर बढ़ाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, वह तुरंत गायब हो गया। उसकी हथेली में 2 डायलॉग बॉक्स दिखाई दिए, जिन पर एक बूंद मज्जा धोने वाला द्रव और एक बूंद सौंदर्य द्रव लिखा था। ओपन ब्लैक लेंस ब्रैकेट, क्या होस्ट अब इसका उपयोग करना चाहता है? क्लोज ब्लैक लेंस ब्रैकेट। ओपन ब्लैक लेंस ब्रैकेट, इसका उपयोग करो, जल्दी से इसका उपयोग करो, या क्या तुम चाहते हो कि मैं मूर्ख बन जाऊं? क्लोज ब्लैक लेंस ब्रैकेट। जैसे ही लिन जाओ जाओ की आवाज उसके दिमाग में पड़ी, उसने तुरंत तरल की 2 बूंदों को अपने गले से नीचे सुरकते हुए महसूस किया। मानो जू बाजी जिनसेंग फल खा रही हो, उसे चखने का भी मौका नहीं मिला, लेकिन 2 बूंदें उसके पेट में जा चुकी थीं। अध्याय 3। जैसे ही लिन जाओ जाओ अपने शरीर में मज्जा शोधन द्रव और सौंदर्य अमृत की 2 बूंदों द्वारा लाई गई ऊर्जा से प्रसन्न महसूस कर रही थी, एक हैरान करने वाली आवाज उसके कानों तक पहुंची। मुरोंग हाय, क्या कुछ हुआ है? हमारी लेडी कोई आवाज क्यों नहीं कर रही है? वक्ता लिन जाओ जाओ के दूसरे पति जी फांतियन थे, जो 28 साल के अंधे थे। अंधे होने के बावजूद उनकी सुनने की शक्ति बहुत अच्छी थी और वे दिखने में भी बहुत सुंदर थे। सफ़ेद सूती चोगा पहने और कमर से एक छोटी सी सफ़ेद दवा की शीशी लटकाए जी फांतियन अपनी दूर हटती भौहों, लाल होठों और गोरी त्वचा से एक अलौकिक आभा बिखेर रहे थे। वे अलौकिक और नश्वर जगत से परे लग रहे थे। 3 दिन पहले हुई उनकी शादी के बाद से लिन जाओ जाओ सचेतिया अनजाने में उसे देख रही थी, लेकिन अंधेपन की वजह से उसने उसे कभी लड़खड़ाते नहीं देखा था। हर बार जब उसे कोई बाधा आती तो वह उम्मीद करती कि वह लड़खड़ा जाएगा, लेकिन वह सहजता से अपना पैर उठाकर उस पर से निकल जाता। लिन जाओ जाओ ने निष्कर्ष निकाला कि जी फांतियन का अंधापन महज एक छलावा था। उसकी आंखों पर बंधी सफेद पट्टी निस्संदेह उसके दिखावे का एक बहाना थी। जैसे ही लिन जाओ जाओ का मन भटक गया, वह अचानक मुरोंग हाई के दर्द से जाग गई, जो उसके पैर को काट रहा था। क्यों? जब इस मूर्ख महिला ने उसकी पिंडली को काटा, तो न केवल उसे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि उसके शरीर को पीड़ा देने वाली तीव्र पीड़ा भी कम हो गई। अब जी फंतियन की पूछताछ सुनकर मुरोंग हाई को तुरंत होश आ गया। उसकी मूर्ख पत्नी अभी भी उसके पैर काट रही थी। यद्यपि वह अपनी पत्नी को नापसंद करता था और उसे घृणित मानता था, लेकिन कैंगलान देश के कानून के अनुसार पुरुषों को महिलाओं को, विशेषकर अपनी नवविवाहित पत्नियों को नुकसान पहुंचाने से रोका गया था। ये सोचकर मुरोंग हाई ने बाड़ के बाहर खड़े दर्शकों पर एक तीखी नजर डाली। फिर उसने अपना सिर नीचे किया और लिन जाओ जाओ की ओर देखा, जो अभी भी अपना पैर काट रहा था, और सख्ती से बोला, लिन शियाओहुआ, जल्दी से अपना निवाला छोड़ दो, वरना मैं गारंटी देता हूं कि बाद में तुम्हें खाने के लिए चावल का एक दाना भी नहीं मिलेगा। अपने कान में कड़ी धमकी सुनकर लिन जाओ जाओ ने अनजाने में और भी जोर से दांत काट लिया। उसे अपने मुंह में खून का स्वाद भी महसूस हुआ। चूंकि लिन जाओ जाओ को बहुत जोर से काटने के लिए कुछ हद तक खेद महसूस हुआ, मुरोंग हाई, संबंधित व्यक्ति ने अपने पैर पर घाव को अनदेखा कर दिया और लिन जाओ जाओ की बांह पकड़ ली, उसके कंधे पर चुटकी ली और कठोर स्वर में चिल्लाया, लिन शियाओहुआ, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो अपने मुंह से खून अभी थूक दो। लिन जाओ जाओ ने मुरोंग हाई को देखा, जो अचानक एक भयावह और निर्दयी आकृति में बदल गया, और एक पल के लिए वह डर से जम गई। लिन जाओ जाओ को वहीं हक्का बक्का खड़ा देखकर मुरोंग हाई अपनी बेचैनी को और ज्यादा नहीं रोक सका। उसने सीधे उसकी ठुड्डी को अपने हाथ से पकड़ा और उसे जोर से डांटा, लिन शियाओहुआ, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपने मुंह में जमा खून थूक दो। अपने कानों में तत्काल दहाड़ सुनकर लिन जाओ जाओ, हालांकि वह नहीं जानती थी कि मुरोंग हाई इतना चिंतित क्यों था, आज्ञाकारी रूप से उसके मुंह में खून का स्वाद थूक दिया। लेकिन काफी देर तक थूकने के बाद भी उसके मुंह में जमा लार के अलावा कुछ नहीं निकला। ये ही, जल्दी से थोड़ा पानी लाओ।
जैसे ही मुरोंग लेंगहाई की आवाज गिरी, लिन जाओजाओ के मुंह के पास तुरंत पानी का एक कटोरा आ गया। लिन शियाहुआ, इस पानी से अपना मुंह धो लो। किसी भी हालत में तुम्हें इसे नहीं पीना चाहिए, समझे? मुरोंग लेंगहाई की कठोर निगाहों का सामना करते हुए लिन जाओजाओ केवल मूर्खतापूर्ण ढंग से सिर हिला सका। हे भगवान, अगर उसे पता होता तो वह उसे इतनी जोर से नहीं काटती। अब उसका भयंकर और भयानक रूप देखकर तो वह लगभग बेहोश ही हो गई। जल्दी करो और अपना मुंह धो लो, देर मत करो। अपने कानों में आग्रह भरी आवाज सुनकर लिन जाओजाओ ने आज्ञाकारी रूप से कटोरे से पानी अपने मुंह में लिया और फिर उसे थूक दिया। जब उसने कटोरे में मौजूद सारे पानी से बार बार अपना मुंह धोया, तभी मुरोंगहाई ने अपनी हरकतें बंद की। फैंटियन, आओ और उसे देखो। ये कहते हुए मुरोंग लेंगहाई ने लिन जाओजाओ का गोल मटोल हाथ पकड़ लिया और जी फैंटियन की ओर चल पड़ा। इस बीच लिन जाओजाओ, जो प्रतिक्रिया करने से बहुत डरी हुई थी, केवल मुरोंगहाई को जी फैंटियन के सामने खींचने दे सकती थी। जी फैंटियन की स्पष्ट उंगलियां लिन जाओजाओ की गोल मटोल कलाई पर टिकी थीं। एक पल बाद जी फैंटियन धीरे से बोली, मुरोंगहाई, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन जियाओहुआ ठीक है। बोलने के बाद जी फैंटियन ने अपनी जेब से एक सादा रुमाल निकाला और धीरे से उन उंगलियों को पोंछा जो अभी अभी लिन जाओजाओ की कलाई को छू गई थी, मानो उसने किसी घृणित चीज को छू लिया हो। जी फैंटियन की हरकत देखकर लिन जाओजाओ, जिसकी आंखें उसके मोटापे के कारण लगभग सिकुड़ गई थी, मदद नहीं कर सके और आंखें सिकुड़ ली। धिक्कार है जी फैंटियन, वो उसके दिव्य रूप की बहुत कद्र करती थी। लेकिन अब ये देखकर कि वह उससे कितना घृणा करता है, भूल जाओ, वह उस हंस के मांस का स्वाद लेने का सपना भी नहीं देखेगी। अब से वह इस लड़के से दूरी बनाए रखेगी। जैसे ही लिन जाओजाओ अपने विचारों में खोई हुई थी, जी फैंटियन की उलझन भरी आवाज स्पष्ट रूप से उसके कानों तक पहुंची। लेंगहाई, क्या तुम्हें अजीब सी गंध आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई दुर्गंध आ रही हो। बोलने के बाद जी फैंटियन ने अपना चोगा उठाया और हल्की से अपने मुंह और नाक को ढक लिया। जी फैंटियन की याद दिलाते हुए मुरोंगहाई, जो पूरे समय लिन जाओजाओ के पास खड़ा था, ने हवा सूंघी और उसे हैरानी हुई कि वह दुर्गंध असल में लिन जाओजाओ से आ रही थी। परिणामस्वरूप मुरोंग लेंगहाई ने लिन जाओजाओ को एक तरफ धकेल दिया और अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गया। क्योंकि वह गंध सचमुच बहुत बुरी थी। धक्का दिए जाने और लड़खड़ाने के कारण लिन जाओजाओ, जो पहले से ही भूख से मर रही थी, को अब उसके मुंह पर कहा जा रहा था कि वह बदबूदार है। वे सचमुच उसकी मूर्खता का फायदा उठा रहे थे। अतः मूर्ख व्यक्ति द्वारा मूर्खतापूर्ण कार्य करने के सिद्धांत का पालन करते हुए वह सीधे जमीन पर बैठ गई और जोर से चिल्लाई, मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मैं खाना चाहता हूँ। लिन जाओजाओ के रोने की तेज आवाज सुनकर ग्रामीण, जो शुरू में मुरोंगहाई के ठंडे व्यवहार के कारण गपशप करने में हिचकिचा रहे थे, धीरे धीरे ऊंची आवाज में चर्चा करने लगे। अरे, इस घर की बीवी भले ही मोटी, मूर्ख और बदसूरत हो, फिर भी वो एक वैध औरत है। क्या तुम यकीन कर सकते हो कि उसके 5 पति उसे खाना भी नहीं खिलाते? क्या ये बहुत ज्यादा नहीं है? इसमें इतनी ज्यादा क्या है? जरा उसे देखो, वो तो बिल्कुल गेंद जितनी गोल है। अगर वो ऐसे ही खाती रही तो और भी मोटी हो जाएगी। मैं तो कहती हूँ कि उसे कुछ वक्त भूखा ही रहने दो, इससे वो खुद को खाकर मरने से बच जाएगी। चलो, अगर उसे वजन कम करना भी है तो ये धीरे धीरे होना चाहिए। उसे इस तरह भूखा रखने से उसकी मौत जरूर हो जाएगी। और हमारे राज्य के कानून के मुताबिक जो लोग अपनी पत्नियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, उन्हें 30 कोड़े मारने पड़ते हैं। उन 30 कोड़ों से त्वचा फट जाएगी और मांस बाहर निकल आएगा। अगर वे मरते भी नहीं हैं तो उनका चेहरा बुरी तरह से खराब हो जाएगा। जैसे ही पड़ोसी ने यह बात कही, वह अनजाने में कांपने लगा, मानो 30 कोड़े पहले ही उसके शरीर पर पड़ चुके हों। नतीजतन गपशप कर रहे पड़ोसियों ने आंगन में बैठे 5 आदमियों की ओर अपनी नापसंदगी भरी निगाहें घुमाई। हालांकि यह कहना जरूरी है कि इस मूर्ख महिला के 5 पति विकलांग थे, लेकिन उनके चेहरे, शरीर और चाल ढाल ऐसे थे जैसे कोई आम इंसान नहीं हो सकता। पहली नज़र में वे किसी साधारण घराने से नहीं लगते थे। वे उन युवा स्वामियों जैसे लगते थे जिन्हें धनी परिवारों ने बड़ी सावधानी से पाला था। उसके परिवार के सबसे बड़े और दूसरे पति का जिक्र तो दूर की बात, तीसरे पति येई का जिक्र करना भी जरूरी है। हालांकि वह गूंगा है, लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा आकर्षण है जो उसे देखने वाले को मोहित कर लेता है। उसकी आंखें पानी में डूबे चमकदार कांच की तरह चमकती हैं, और उसकी आंखों के कोनों का हल्का सा ऊपर की ओर झुकाव उसे एक विशेष रूप से मोहक आकर्षण देता है।
उसकी ऊंची नाक और पतले होठों के साथ वह उदासीनता का भाव प्रकट करता है। हालांकि उसका रूप कुछ निर्दयी लग सकता है, लेकिन यह उसे जीतने की इच्छा को और भी तीव्र कर देता है। कम से कम गांव की कुछ औरतें जो इतने समय से लिन ज़ाओ की बाढ़ के आर पार झांक रही थी, ये को देखकर लार टपका रही थी। अध्याय 4। जबकि उनके चौथे पति लैम रुओक्यू, हालांकि बहरे थे, बेहद खूबसूरत थे। उनके चेहरे के भाव इतने सुंदर थे मानो चाकू से तराशे गए हों, कोनिया और तराशे हुए, असाधारण रूप से सुंदर। घने घने बालों के नीचे पतली लोमड़ी जैसी आंखें थीं, स्नेह से भरी हुई, जो किसी को भी उस पर नजर पड़ते ही अनायास ही मोहित कर लेती थी। जहां तक उसके पांचवें पति लैंग गुशान की बात है, वह एक लकवाग्रस्त व्यक्ति था जो स्वतंत्र रूप से हिलडुल नहीं सकता था। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा बचकाना लग रहा था, उसकी लाख से भी गहरी आंखों में बर्फीली चमक थी। अपने शरीर के चारों ओर फैली ठंडक के बावजूद वह एक अवर्णनीय आकर्षण रखता था, जिससे लोग अनायास ही उसके पास आना चाहते थे, अपने शरीर की गर्मी से उसके बर्फीले दिल को गर्म करना चाहते थे। अफसोस की बात है कि दोनों ही विकलांग थे, वरना उनके अलौकिक रूप को देखते हुए कैंगलान देश में जो लोग उन्हें पति के रूप में अपनाना चाहते थे, वे गांव के एक छोर से दूसरे छोर तक लाइन में खड़े हो जाते। और अब अधिकारियों ने उन्हें जबरन लिन शियाओहुआ, इस मोटी और बेवकूफ़ औरत, जो वाकई उनके खूबसूरत चेहरों की बर्बादी थी, के साथ पति बनने के लिए तय किया था। लेकिन लिन ज़ाओ ने ग्रामीणों की चर्चाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वह एक अकथनीय भूख की पीड़ा से ग्रस्त थी जो उसके पूरे शरीर को झकझोर रही थी। इस प्रकार उसकी भूख से चीखें और भी तेज हो गईं। लिन ज़ाओ की भूख से भरी तीखी चीखें सुनकर उसके पांचों अच्छे पतियों ने एक साथ अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ ली। अगर उनकी ये दुर्दशा न होती तो वे उसे सीधे थप्पड़ मारकर मार डालने से ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे। इतनी मोटी और बदसूरत शोर मचा रही थी। लेकिन बाहर बाढ़ के चारों ओर दर्शकों को देखकर वे केवल लिन ज़ाओ के मुंह को ढकने की इच्छा को बलपूर्वक दबा सकते थे। लिन शियाओहुआ, अभी रोना बंद करो। अगर तुम रोती रही तो मैं गारंटी देता हूं कि बाद में तुम्हें चावल का एक दाना भी नहीं मिलेगा। जी फैंटियन की धमकी भरी बातें सुनकर लिन ज़ाओ की चीखें बंद हो गईं, मानो किसी बंद रिकॉर्डर की तरह। उसने अपना सिर उठाकर जी फैंटियन को दयनीय दृष्टि से देखा, मानो अगर उसने बाद में अपनी बात नहीं मानी तो वह एक बड़ा बदमाश साबित होगा। जब जी फंतियन की नज़र लिन ज़ाओ से मिली तो उसका दिल अनायास ही आश्चर्यचकित हो गया। उसने सचमुच कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसके सामने खड़ी बदसूरत और अश्लील महिला की आंखें इतनी साफ और चमकदार होंगी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि मूर्ख की आंखें इस दुनिया की किसी भी गंदगी को नहीं समेट सकती। अपने आप को थोड़ा संभालते हुए जी फंतियन ने लिन ज़ाओ से धीरे से कहा, लिन ज़ाओहुआ, मैं ये इसे तुम्हारे कमरे में 2 बाल्टी पानी लाने को कहती हूँ ताकि तुम पहले साफ सफाई कर सको। नहा धोकर मैं तुम्हें खाना दूंगी, ठीक है? मूल रूप से भूख से व्याकुल लिन ज़ाओ ने मना करना चाहा था, लेकिन जी फैंटियन की आंखों में हल्की सी धमकी देखकर उसने तुरंत अपनी अस्वीकृति को निगल लिया। अरे, उसके सामने जो अंधा आदमी था वह स्पष्ट रूप से देख नहीं सकता था, तो फिर उससे नजरें मिलाने पर उसे इतनी जबरदस्ती का एहसास क्यों हुआ? सच में वह पाखंडी जी फंतियन अंधा होने का नाटक कर रहा था, वरना वह बिना लड़खड़ाए कैसे चल पाता? जी फैंटियन के कामुक दबाव के आगे झुकते हुए लिन ज़ाओ केवल 280 जिन मांस और चर्बी को जमीन से ऊपर खींचने में सक्षम थी और फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ सकी। उसके शरीर पर अचानक इतनी चर्बी बढ़ गई कि चलने में भी उसे काफी मेहनत करनी पड़ती थी। उसके कमरे में दाखिल होते ही उसके तीसरे पति येयी ने कुएं के पानी की 2 बाल्टी अंदर ला दी थी। हालांकि वह कुएं से ताज़ा निकाला गया ठंडा पानी ही था। खैर, जी फैंटियन के कुछ कहे बिना भी लिन ज़ाओ उसके शरीर से आ रही अजीब सी गंध बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मौसम भी ठंडा नहीं था। वह इसे बस ठंडे पानी से नहाने जैसा ही समझ सकती थी। आखिर वह लिन ज़ाओ कोई नखरेबाज तो नहीं थी जिसका खर्च उठाना आसान हो। शायद यह उस अस्थि शोधक द्रव और सौंदर्य प्रसाधनों की वजह से था जो उसने पहले पिया था। लिन ज़ाओ ने देखा कि उसके शरीर से बेवजह काला तरल पदार्थ निकल रहा था, और उसके शरीर से बदबू उन काले तरल पदार्थों से आ रही थी। सिस्टम, क्या वे काली चीजें जो मैंने मुरोंग लेंगहाई के शरीर से उसकी बीमारियों से पहले स्थानांतरित की थीं? ये सही है, मेज़बान, लेकिन चूंकि आप केवल एक प्राथमिक स्तर के ट्रांसफर हैं, इसलिए आपने उसके शरीर में केवल 1% बीमारियां ही स्थानांतरित की हैं। मेज़बान, अपनी और सबकी भलाई के लिए कृपया मुरोंग लेंगहाई और अपने दूसरे पतियों के साथ ज्यादा घनिष्ठ संपर्क बनाएं।
उनके शरीर में अभी भी बड़ी मात्रा में विषाक्त पदार्थ और बीमारियां हैं जो आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं ताकि आप उन्हें बचा सकें। और मेज़बान, आपको और ज्यादा अस्थि शोधक द्रव और सौंदर्य द्रव प्राप्त होंगे। ठीक है, अपनी भलाई के लिए मैं उनसे ज्यादा संपर्क रखूंगी। लेकिन सिस्टम, क्या आपके पास अस्थि शोधन द्रव और सौंदर्य द्रव के अलावा कोई और इनाम है? हाँ, लेकिन तुम्हारा वर्तमान स्तर बहुत कम है। मैं अभी तुम्हारे लिए उन्हें अनलॉक नहीं कर सकता। एक बार जब तुम बीमारियों के 100 हिस्से ट्रांसफर कर लोगे और लेवल 2 तक पहुंच जाओगे, तो मेरे पास तुम्हारे लिए ढेरों शानदार गिफ्ट पैक होंगे। सिस्टम की आवाज़ सुनकर, जैसे कोई ठग किसी बच्चे को बहला रहा हो, लिन ज़ाओज़ाओ ने सोच में पड़कर अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था कि अपने शरीर के जहर से छुटकारा पाने के लिए, उसे अपने लेवल 2 तक तेजी से पहुंचने के लिए, धीरे धीरे अपनी मूर्खता की प्रतिष्ठा को त्यागना होगा। आखिरकार, एक मूर्ख व्यक्ति बहुत अधिक विश्वास दिलाने वाला नहीं होता। ये सोचकर लिन ज़ाओज़ाओ ने मन ही मन अपना संकल्प मजबूत किया। अब से वह अपने सिर पर लगे मूर्ख के थप्पे को उतारने के लिए कदम दर कदम प्रयास करेगी। केवल इसी तरह से वह अपनी इच्छानुसार अधिक सुविधाजनक ढंग से कार्य कर सकती थी, न कि केवल एक कटोरा चावल खाने के लिए दूसरों के आदेशों को सुनती थी। बाहर अपने 5 पतियों के बारे में सोचते हुए, जो फूलों की तरह सुंदर थे लेकिन भेड़ियों और कुत्तों के दिल वाले थे, लिन ज़ाओज़ाओ ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। अगर उसकी भलाई न होती तो वह उन घटिया मर्दों को छूना भी नहीं चाहती, भले ही वे अच्छे दिखने वाले ही क्यों न हों। खैर, अगर वह उन्हें छूना भी चाहे तो वे भी नहीं चाहेंगे कि वह उन्हें छुए। इस तरह ठंडे पानी की 2 बाल्टियों का इस्तेमाल करते हुए लिन ज़ाओज़ाओ ने सावधानी से खुद को ठंडे पानी से नहलाया। नहाने के बाद काले पानी से भरी 2 बाल्टियों को देखकर उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर कितना गंदा हो गया था। जमीन पर पड़े अपने पहले फेंके हुए गंदे कपड़े देखकर लिन ज़ाओज़ाओ ने अब उन बदबूदार कपड़ों को दोबारा पहनने से इनकार कर दिया। बदबू बहुत ही ज्यादा थी। उसने मुड़कर कमरे की एकमात्र अलमारी खोली। अंदर एक फीकी सफेद नीले रंग की खुरदुरे कपड़े की जैकेट और स्कर्ट पड़ी थी। किनारे पहले से ही मेजबान के पहनावे से घिसे हुए थे। ये कपड़े बहुत पुराने थे, अधिकारियों ने उसके लिए यही एकमात्र वस्त्र छोड़े थे। चूंकि उसका शरीर बहुत मोटा था, इसलिए एक सामान्य व्यक्ति के लिए एक ही कपड़ा 2 कपड़ों के लिए पर्याप्त था। आर्थिक तंगी से जूझ रहे अधिकारी, जो पहले से ही उसके भरण पोषण के लिए घाटे में थे, उसके लिए नए कपड़े बनवाने पर पैसा खर्च करना तो दूर की बात थी। हालांकि ये कपड़े कुछ हद तक घिसे हुए थे, कम से कम वे साफ थे। इस प्रकार लिन ज़ाओज़ाओ ने अपने मांस और वसा को कांपते हुए कमरे की एकमात्र जैकेट और स्कर्ट को कठिनाई से खींचा। लेकिन शरीर पर अत्यधिक चर्बी होने के कारण उन्हें पहनने में बहुत मेहनत लगती थी। जब तक वह कपड़े पहनती, उसका शरीर फिर से पसीने से भीग जाता था। लिन ज़ाओज़ाओ ने अपनी पीठ से पसीना पोंछा। वाह, ज्यादा पसीना बहाने से वजन कम करने में मदद मिली। देहांतरण से पहले उसका शरीर इतना मोटा नहीं था। अचानक इतना मोटापा बढ़ जाना। शुरुआती दिनों में तो एक कदम भी चलने में उसकी सांस फूल जाती थी। हालांकि 3 दिन की आदत पड़ने के बाद अब वह अपने शरीर पर जमा चर्बी की आदी हो गई थी। लेकिन कौन सी लड़की चाहेगी कि वह कोई बदसूरत मोटी औरत बन जाए? ऐसा सोचते हुए लिन ज़ाओज़ाओ के दिल में दृढ़ संकल्प और दृढ़ हो गया। चूंकि व्यवस्था ने उसे धोखा देने का विशेषाधिकार दिया था, इसलिए वह इस अपरिचित युग में अपनी बेफिक्र दुनिया जीने के लिए निश्चित रूप से इस क्षमता पर निर्भर करेगी। जब वह अमीर हो गई तो सबसे पहले उसने अपने 5 पतियों को ठीक करना शुरू किया ताकि वे अपने अपने घर परिवार में लौट सकें। वह उन दुष्ट पुरुषों के साथ और नहीं रहना चाहती थी। यदि संभव हुआ तो वह अपने लिए कई चतुर और आज्ञाकारी पुरुषों को पति के रूप में चुनेगी, एक खाना बनाने के लिए, एक घर की सफाई करने के लिए तथा शेष 3 परिवार का भरण पोषण करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। जहां तक रात्रि का प्रश्न है, हे यह सोचते हुए लिन ज़ाओज़ाओ ने शर्मिंदगी और आक्रोश में दरवाजा खोलने से पहले अपनी कामुक, उत्तेजित अभिव्यक्ति को याद किया और लड़खड़ाते हुए बाहर की ओर चली गई। उसका अद्भुत पुनर्जन्म जीवन आ गया था। अध्याय 5। हालांकि जब लिन ज़ाओज़ाओ सुबह सुबह घर की एकमात्र डाइनिंग टेबल पर बैठी, तो उनके पति मुरोंग भाई ने उनके सामने सिर्फ दलिया का एक कटोरा रखा, जो इतना साफ था कि कोई अपना प्रतिबिंब देख सकता था, साथ ही अचार की एक छोटी सी डिश भी। लिन ज़ाओज़ाओ ने पानीदार दलिया को चॉपस्टिक से हिलाया और ध्यान से गिनकर देखा, चावल के ठीक 13 दाने थे। उसने दलिया के कटोरे के सामने घर में बने अचार वाले मूली के छोटे से बर्तन को देखा। उसे लगा कि वह मूर्ख ही रहेगी।
अब वह सचमुच जोर से चीखना चाहती थी और हंगामा खड़ा करना चाहती थी। ये तो मूर्खता की हद से ज्यादा ध्वंस थी। जैसे ही वह बड़ी हो जाएगी, सबसे पहले वह एक नया पति ढूंढ लेगी। कुछ ऐसे लोग ढूंढो जो अच्छे व्यवहार वाले हों और उसका बिस्तर गर्म कर सके। ये पांचों बदमाश दिखने में भले ही अच्छे हैं, लेकिन इनका दिमाग बहुत खराब है। अब उसे यकीन हो गया था कि वे उसे बहुत बदसूरत होने के कारण घृणा करते थे और नई पत्नी लाने से पहले उसे भूखा मारना चाहते थे। बेहतर होगा कि वह अभी भी मूर्ख होने का फायदा उठाए और उसकी गांड से उनका गला घोंटकर उन्हें मार डाले, ताकि उन्हें उसे भूखा मारने की परेशानी से बचाया जा सके। लिन जाओ जाओ के हाव भावों को हमेशा देखते हुए मुरोंघाई ने देखा कि उसकी आंखें लाल हो गईं और वह उन्हें घूरने लगा। लिन जाओ जाओ को परेशानी खड़ी करने से रोकने के लिए उसने मेज पर जोर से हाथ पटक कर उसे रोका। लिन शियाओ हुआ, मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने कोई परेशानी खड़ी करने की हिम्मत की तो मैं किसी रात जब कोई आसपास नहीं होगा, इसका फायदा उठाकर तुम्हें सीधे पीछे पहाड़ पर भेड़ियों के पास फेंक दूंगा। तुम्हें पता होना चाहिए कि पीछे पहाड़ पर भेड़िए इंसानों को खाते हैं। तुम इतने मोटे हो कि उन्हें तुम्हारा जैसा रसीला मोटा मांस खाना बहुत पसंद है, समझे? मुरोंघाई की उग्र अभिव्यक्ति को देखकर लिन जाओजाओ ने तुरंत अपने आसनकारियों और बाहर आने वाले आंसुओं को दबा दिया। उसने अपनी समझ दिखाने के लिए बार बार सिर हिलाया। हे भगवान, यह अपन जब क्रोधित नहीं होता था तो काफी डरावना लगता था, लेकिन जब क्रोधित होता था तो उसका क्रूर रूप किसी को भी खा जाने के लिए काफी होता था। लिन जाओ जाओ ने घबराहट में निगल लिया और जल्दी से अपना सिर नीचे करके कटोरा उठाया और 2 या 3 घूंट में दलिया निगल लिया। दलिया न पीना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब लिन जाओ जाओ ने पानी जैसा दलिया अपने पेट में डाला तो उसे और भी ज्यादा भूख लगने लगी। लेकिन मुरोंघाई के उग्र रूप को देखने के लिए अपना सिर उठाकर वह केवल अपनी शिकायतों को दबा सकी और कटोरा नीचे रखकर चुपचाप अपने कमरे में लौट आई, क्योंकि यह मुरोंघाई साथी बहुत आक्रामक था जबकि वह काया थी। अपने गरजते हुए भूखे पेट को सहलाते हुए लिन जाओ जाओ, जो दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, जल्दी से पलटी। उसने अचार की छोटी सी प्लेट उठाई और सीधे अपने मुंह में डाल ली। कुछ खाने को मिल जाए तो बुरा नहीं है, वह खाना बर्बाद नहीं कर सकती थी, बस थोड़ा सा नमकीन था, वह बाद में और पानी पी लेगी, इससे कम से कम उसका पेट तो भर जाएगा। लिन जाओजाओ को आज्ञाकारी ढंग से दरवाजे से बाहर जाते देख मुरोंग-कोल-सी को खुद पर पछतावा महसूस हुआ। फैंटियन, लिन शियाओहुआ के साथ ऐसा व्यवहार करना मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। हाय, लिन जियाओहुआ के शरीर में एक अजीब सा जहर है। अगर उसने जल्दी ही अपना वजन कम नहीं किया तो वह निश्चित रूप से 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। अगर आप नहीं चाहते कि वह जल्दी मर जाए तो भी आपको कठोर होना ही होगा। आप ये भी नहीं चाहेंगे कि आपको फिर से मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जाए और किसी और औरत को सौंप दिया जाए, है ना? आखिरकार हम पहले से ही ऐसे दिखते हैं, जी फैंटियन ने कहा और अपनी कमर पर छोटी दवा की बोतल को ऐसे सहलाया जैसे किसी प्रेमी को सहला रहा हो। वह पूरी तरह तल्लीन था। रसोई घर में पीने के लिए पानी ढूंढने के लिए दरवाजे से बाहर निकलते समय लिन जाओ जाओ ने अपने दूसरे पति गू शान को एक साधारण व्हीलचेयर पर अकेले बैठे देखा, जैसा कि वह अपनी शादी के बाद से ही कर रहे थे। सच कहूं तो हालांकि गू शान लकवाग्रस्त था, फिर भी वो दिखने में बहुत अच्छा था। बदकिस्मती से उसके चेहरे से एक अजीब सी जानलेवा आभा निकल रही थी, जिससे लिन जाओ जाओ की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके पास जाए। हालांकि सिस्टम ने उससे कहा था कि यदि वह अपने कष्टों को स्वयं पर स्थानांतरित करने में मदद नहीं करेगी तो उसके पास जीने के लिए ज्यादा महीने भी नहीं बचेंगे। लिन जाओ जाओ ने करछूल से पानी भरकर सोचा, अगर गू शान में जानलेवा आभा है तो क्या हुआ? अब तो वह स्तब्ध हो चुका था। अगर वह उसे छेड़े भी, अरे नहीं, छुए भी, तो भी वह उसे मारने के लिए उछल नहीं सकता था। इस प्रकार एक बेवकूफ के रूप में अपनी पहचान और गू शान की गतिशीलता की कमी को ध्यान में रखते हुए लिन जाओ जाओ ने करछूल नीचे रख दिया और सीधे उसकी ओर चल पड़ी। गू शान, जो चुपचाप व्हीलचेयर पर लेटा हुआ था, उसकी ठंडी आंखों में आश्चर्य का भाव प्रकट हुआ जब उसने लिन जाओ जाओ को अपनी ओर आते देखा। वह जानता था कि उसके चारों ओर हत्या की मंशा के कारण साधारण आदमी भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी नई बेवकूफ पत्नी वास्तव में उसके पास आने की हिम्मत करेगी। क्या ऐसा हो सकता है कि वह मूर्ख थी, इसलिए वह उसके चारों ओर के जानलेवा माहौल को महसूस नहीं कर सकी? गू शान के चारों ओर फैली जानलेवा आभा को महसूस करते हुए लिन जाओ जाओ ने अपने तेज धड़कते दिल को दबा लिया। मूर्ख बनने का नाटक करते हुए
वह गूशान की व्हीलचेयर की ओर चल पड़ी। वह मूलतः व्हीलचेयर के पास बैठना चाहती थी, लेकिन उसके शरीर पर 280 पाउंड चर्बी होने के कारण साधारण सी उकड़ू बैठना भी उसके लिए संभव नहीं था। इसलिए उसने गंदगी की परवाह न करते हुए गूशान की व्हीलचेयर के ठीक बगल में अपना नितंब रख दिया। पहले तो उसने गूशान की प्रतिक्रिया जानने के लिए अपनी गोल मटोल उंगलियों से उसका हाथ पीछे धकेला। ये देखकर कि उसने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि यह गूशान एक ठंडा स्वभाव वाला आदमी था और वास्तव में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। खैर, अब वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। अगर वह उसे नुकसान पहुंचाना भी चाहता तो उसके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। ये देखते हुए कि गूशान उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, लिन जाओ ने अपना मोटा हाथ बढ़ाकर उसका हाथ पकड़ लिया और इस स्पर्श का उपयोग करके उसके कष्टों को स्थानांतरित कर दिया। गूशान, जो लिन जाओ की हर हरकत को गुप्त रूप से देख रहा था, आसानी से उसके बड़े हुए मोटे हाथ से बच सकता था। लेकिन यह सोचकर कि यह स्पष्ट दृष्टि वाली मूर्ख अब उसकी पत्नी थी तथा उसमें किसी भी प्रकार की हत्यारी आभा का अभाव था, उसने अपनी मोटी और बदसूरत मूर्ख पत्नी को अपना हाथ पकड़ने दिया। वह नहीं जानता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अकेलेपन का आदी था, लेकिन इस समय उसने इस छोटे मूर्ख के हाथ से एक गर्माहट महसूस की जो उसने जहर और लकवाग्रस्त होने के बाद से अनुभव नहीं की थी, साथ ही एक आराम भी। गूशान ने लिन जाओ की ओर देखा, उसकी ठंडी आंखों में एक अनजानी कोमलता झलक रही थी। उसी समय लिन जाओ ने देखा कि गूशान के शरीर से उसकी हथेली पर स्थानांतरित हुआ काला पदार्थ तुरंत ही उसकी हथेली में बने काले छेद में समा गया। इसके साथ ही उसकी हथेली में 2 चैट बॉक्स फिर से प्रकट हुए, एक बूंद मज्जा सफाई औषधि और एक बूंद सौंदर्य औषधि। ओपन ब्लैक लेंस ब्रैकेट सिस्टम, क्या मैं अब मेरो क्लींजिंग पोशन और ब्यूटी पोशन पी सकता हूँ? क्लोज ब्लैक लेंस ब्रैकेट। ओपन ब्लैक लेंस ब्रैकेट। हाँ मेजबान, लेकिन मैं आपको याद दिला दूं कि आप प्रतिदिन केवल 3 बूंदे ही मज्जा शुद्धि औषधि और सौंदर्य औषधि पी सकते हैं। अगर आप आज की कमाई पूरी नहीं करते हैं तो सिस्टम को उसे जबरन वापस लेने का अधिकार है। क्लोज ब्लैक लेंस ब्रैकेट। अध्याय 6। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने इतनी मेहनत से इसे कमाया है, फिर आप इसे जबरदस्ती क्यों वापस ले रहे हैं? लिन जाओ के सवालों का सामना करते हुए सिस्टम ने एक बार फिर मृत होने का नाटक किया, सुनने का नाटक नहीं किया। सिस्टम को फिर से मृत होते देख लिन जाओ ने अपनी भावनाओं को शांत किया और पूछताछ जारी रखने से पहले सबसे पहले मज्जा सफाई तरल और सौंदर्य अमृत पिया, जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था। तो सिस्टम, क्या मैं बचा हुआ मज्जा सफाई द्रव और सौंदर्य अमृत किसी और को पीने के लिए दे सकता हूँ? आप ऐसा कर सकते हैं। हालांकि अगर आप किसी और को अस्थि शोधन द्रव और सौंदर्य अमृत पिलाएंगे तो अस्थि शोधन द्रव की हर बूंद पीने पर उनका वजन 2 पाउंड बढ़ जाएगा और सौंदर्य अमृत की हर बूंद पीने पर आपका वजन 2 पाउंड बढ़ जाएगा। सिस्टम, तुम ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकते हो? ऐसा क्यों है कि अगर मैं सौंदर्य अमृत की एक बूंद पी लूं तो मेरा वजन सिर्फ 1 पाउंड कम होगा, लेकिन अगर मैं इसे किसी और को पिला दूं तो मेरा वजन 2 पाउंड बढ़ जाएगा। अगर मेरा वजन बढ़ना ही है तो क्या सिर्फ 1 पाउंड नहीं बढ़ना चाहिए? ये व्यवस्था निर्माता है और उसे ही समझाने का एकमात्र अधिकार है। मेजबान को बहस करने का कोई अधिकार नहीं है। व्यवस्था के बेशर्म नियम सुनकर लिन जाओ को कोसने का मन हुआ, लेकिन उसने अपने बचे हुए जीवन के कुछ महीनों के बारे में सोचा। इसलिए वह इस असमान संधि को केवल बलपूर्वक सहन कर सकती थी। कोई बड़ी बात नहीं, बस वो इसे किसी और को पीने को नहीं देती थी। वो पहले से ही मोटी होने की कगार पर थी और वो नहीं चाहती थी कि आगे चलकर वो लुढ़के। ये सोचकर लिन जाओ को अपने दिल में अधिक संतुलन महसूस हुआ। अब वह गूशान से कुछ बीमारियां तो ले ही चुकी थी, तो अब उसे किससे बीमारियां लेनी चाहिए? इसलिए लिन जाओ ने अनजाने में आंगन में इधर उधर देखा। आखिरकार उसकी नज़र अपने चौथे पति रो की ऊपर पड़ी। वह बहरा था और बहरा होना भी एक तरह की बीमारी थी, इसलिए उसे उसके शरीर से बीमारियां अपने शरीर में स्थानांतरित करने में सक्षम होना चाहिए। गूशान की कुर्सी का सहारा लेते हुए लिन जाओ जमीन से उठने की कोशिश करने लगी। 2 कदम आगे बढ़ने के बाद उसने लापरवाही से अपने नितंबों पर जमी मिट्टी को थपथपाया। इसका परिणाम ये हुआ कि उसकी बांह पर बहुत अधिक मांस हो गया, जिसके कारण उसकी थपथपाने की क्रिया कुछ अनाड़ी हो गई। गूशान की आंखों में क्षणिक मुस्कान को अनदेखा करते हुए लिन जाओ ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और जानबूझकर उसे घूरने लगी।
उसकी हरकतें देखकर गूशान की आंखों में मुस्कान छिपाना लगभग असंभव था। ये देखकर कि उसके भयंकर रूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लिन जाओ जाओ केवल असहाय होकर अपना सिर घुमा सकती थी और रुओ कियू को देख सकती थी, जो आंगन में खड़ी थी। लिन जाओ ने जानबूझकर रुओ कियू पर मूर्खतापूर्ण मुस्कुराहट दी और उसके प्रति अपनी सतर्कता को कम करने की कोशिश की। थोड़ी देर बाद जब लिन जाओ जाओ ने देखा कि रुओ कियू उसकी मूर्खतापूर्ण मुस्कान के प्रति पूरी तरह से उदासीन थी, तो वह धीरे धीरे आंगन में चुपचाप खड़ी रुओ कियू की ओर चली गई। हालांकि इन 3 दिनों में वह अपने 5 पतियों के सुंदर रूप की आदी हो चुकी थी, लेकिन अब जब वह रुओ कियू के पास गई और उसकी आकर्षक चालाक आंखों में देखा, तो लिन जाओ जाओ की आंखों में एक आश्चर्यजनक और लुभावनी भावना दिखाई दी। अरे यार, उसके सामने वाला आदमी वाकई बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अफसोस की बात है कि इस आदमी को भी वो घिनौनी लगी। अपने होठों को फुलाते हुए जब लिन जाओ जाओ ने रुओ कियू की आंखों में चतुराई देखी, तो वह खुद को थोड़ा हीन महसूस करने से नहीं रोक सकी और अपना सिर नीचे करना चाहती थी। अपने चेहरे पर बड़े काले धब्बे और 280 पाउंड की चर्बी के बारे में सोचकर लिन जाओ जाओ का दिल आत्मसंदेह से भर गया। हालांकि उसे याद था कि सिस्टम ने क्या कहा था, जब तक वह दूसरों की बीमारियों और दर्द को इकट्ठा करती रहेगी, उसे और अधिक पुरस्कार मिलेंगे। देर सवेर उसके शरीर के काले धब्बे और चर्बी हमेशा के लिए चली जाएगी। लिन जाओ जाओ का मानना था कि एक दिन वह एक खूबसूरत महिला बनेगी, जिसे सब पसंद करेंगे और जो फूल की तरह खिलेगी। एक बार जब वह एक सुंदर महिला बन गई, तो उसे वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहती थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए लिन जाओ जाओ अब और शर्मिंदा होने की परवाह नहीं कर सकती थी। वो तो बस रुओ कियू की बीमारी में उसकी मदद कर रही थी, उसका फायदा नहीं उठा रही थी। ये तो बस हाथों का स्पर्श था, वो उसे चूमना या कुछ भी नहीं चाहती थी। दृढ़ संकल्प के साथ लिन जाओ जाओ ने जल्दी से रुओ कियू का हाथ पकड़ लिया और अपनी चौंकती निगाहों के नीचे तेजी से अपने विषाक्त पदार्थों और बीमारियों को स्थानांतरित कर दिया। रुओ कियू, जो शुरू में लिन जाओ जाओ के साहसिक कदम से हैरान था, उसे एहसास हुआ कि वह केवल उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि वह बदसूरत और मोटी थी। स्थिति के सदमे और बेतुकेपन के कारण रुओ कियू लिन जाओ जाओ का हाथ छोड़ना भूल गई। लेकिन जब उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी, तो लिन जाओ जाओ उसका हाथ छोड़ चुकी थी। वह पलटी, उस पर मूर्खतापूर्ण मुस्कान दी और सीधे अपने कमरे में चली गई। लिन जाओ जाओ के चले जाने के बाद रुओ कियू केवल उसकी कलाई को घूर सकती थी। किसी अजीब सी अनुभूति से उसे लगा कि जहर के कारण उसका बहरापन थोड़ा ठीक हो गया है। हालांकि जब उसने ध्यान से सुना, तो उसे एहसास हुआ कि उसे अभी भी कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है। शायद यह उस मोटी औरत की दुस्साहसिक हरकतों से सदमे का मनोवैज्ञानिक असर था। ये सोचकर रुओ कियू ने असहाय होकर अपना सिर हिलाया। आखिरकार वह असाध्य नामक दुनिया के सबसे असाधारण जहर से पीड़ित था। यहाँ तक कि प्रसिद्ध दिव्य चिकित्सक जी फांतियन भी उसे ठीक नहीं कर पाए थे। वह अपने जीवनकाल में फिर से सुनने की उम्मीद कैसे कर सकता था। अपने कमरे में वापस आकर लिन जाओ जाओ ने मज्जा सफाई तरल और सौंदर्य सीरम की 2 बूंदें पी ली, जो सिस्टम ने उन्हें पुरस्कृत किया था। मज्जा सफाई द्रव की एक बूंद उसके शरीर से 1% विषाक्त पदार्थों को हटा सकती थी, जबकि सौंदर्य सीरम ने न केवल उसे अधिक सुंदर बनाया बल्कि 1 पाउंड वसा कम करने में भी मदद की। आज उसने 3 लोगों को उनकी बीमारियां ठीक करने में मदद की थी, इसलिए उसके शरीर से विषाक्त पदार्थ 3 भागों तक कम हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने 3 पाउंड चर्बी भी कम कर ली थी। यदि वह अपने 5 प्रेमियों को प्रतिदिन उनकी बीमारियों से मुक्ति दिलाने में मदद करती रही तो वह 2 महीने से भी कम समय में एक सामान्य व्यक्ति बन जाएगी। ये बात मन में रखते हुए लिन जाओ जाओ खुशी से भर गया। हाँ, दृढ़ता ही विजय है। जब तक वह कड़ी मेहनत करती रही, लिन जाओ जाओ अंततः एक लिन जाओ जाओ बन गई, जिसे हर कोई प्यार करता था और जो एक फूल की तरह खिलती थी। अपने मोटे शरीर को घसीटते हुए लिन जाओ जाओ बिस्तर पर लेटकर सोने की तैयारी करने लगी। आखिरकार उसका 280 पाउंड का वजन उसे वाकई असहज कर रहा था। उत्साहित होकर लिन जाओ जाओ बिस्तर पर लेट गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसका अस्थिर बिस्तर उसके 280 पाउंड वजन के नीचे झुक गया और ढह गया। हालांकि लिन जाओ जाओ सीधे जमीन पर गिर पड़ी। भारी वजन के कारण उन्हें धरती को चूमना पड़ा। अरे, क्या स्वर्ग उसके साथ मजाक कर रहा है? क्या वो बस थकी हुई नहीं थी और सोना चाहती थी? ये घटिया बिस्तर उसके लिए कैसे मुसीबत बन रहा है। उसकी समय यात्रा सचमुच बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही है,
यहाँ तक कि ठंडे पानी का एक घूंट भी उसके दांतों में फंस जाता है। अध्याय 7। लिन ज़ाओ ने दांत पीसते हुए जमीन से उठने की कोशिश की। वह अपनी दर्द करती पीठ को सहलाना चाहती थी, लेकिन उसकी अतिरिक्त चर्बी उसे ऐसा करने से रोक रही थी। नाराजगी भरे स्वर में लिन ज़ाओ ने बिस्तर के फ्रेम पर पड़े पतले गद्दे को बलपूर्वक खींच लिया और 2 टूटे हुए बिस्तर के बोर्ड निकाल लिए। उसने सिर घुमाकर दरवाजे की तरफ देखा। उसके पास जाकर उसने उसे जोर से खींचा, जिससे पहले से ही जर्जर दरवाजे का पैनल टूटकर सीधे बिस्तर पर आ गिरा। उसने उसे हाथ से दबाया। यह उसके वजन से नहीं गिरना चाहिए। जहां तक घुसपैठियों के डर की बात है, लिन ज़ाओ को जरा भी चिंता नहीं थी। उसके वजन के कारण कोई भी बुरा इंसान जो अंदर आने की हिम्मत करता, उसके नितंबों से कुचल दिया जाता। अगर उसके 5 पति अंदर आ भी गए तो हे, ये और भी बेहतर होगा। वह इससे अधिक कुछ नहीं मांग सकती थी। तो अपने सपनों को समेटे लिन ज़ाओ बिस्तर पर लेट गई। पल भर में ही वह एक मधुर स्वप्नलोक में प्रवेश कर चुकी थी। कल वह एक अति सुंदर महिला बनने और सुखी जीवन जीने के लिए कड़ी मेहनत करती रहेगी। हालांकि वह भोर का इंतजार नहीं कर सकती थी। आधी रात को सो रही लिन ज़ाओ अचानक एक उल्टी जैसी गंध से जाग गई। लिन ज़ाओ ने आंखें खोलने की कोशिश की और खुद को चिपचिपे पसीने से लथपथ पाया। संसाधनों की कमी के कारण उसके जर्जर घर में एक मोमबत्ती भी नहीं थी। इस अंधेरे कमरे में वह कुछ भी नहीं देख पा रही थी। आंखें बंद करके लिन ज़ाओ ने उसके भरे हुए शरीर को महसूस किया और समझ गई, ये दुर्गंध जरूर उसके ही शरीर से आ रही होगी। वजह शायद वो 3 बूंदें होंगी जो उसने अस्थि शोधन और सौंदर्यवर्धक अमृत पी ली थी, जिससे उसके शरीर से विषाक्त पदार्थ और चर्बी बाहर निकल गई थी। हालांकि विषम की गंध बहुत तेज थी। उफ, उसका दम घुट रहा था। मूलतः लिन ज़ाओ अपने पतियों में से एक को जगाना चाहती थी ताकि वह बर्तन धोने के लिए पानी लाने में उसकी मदद कर सके। लेकिन जब उसने अपने 5 पतियों के बारे में सोचा, जो फूलों की तरह खूबसूरत तो थे, लेकिन उनके चेहरे ठंडे और गुमसुम थे, तो लिन ज़ाओ ने समझदारी से अपना मुंह बंद रखा। अपने भारी शरीर को घसीटते हुए वह दरवाजे की ओर चल पड़ी। आधी रात हो चुकी थी, इसलिए बाहर घना अंधेरा था। उसने सोचा कि उसके 5 पति सो रहे होंगे। लिन ज़ाओ ने एकमात्र बचे हुए दरवाजे की ओर देखा और बिना कोई आवाज किए चुपचाप बाहर निकलने का इरादा किया। बदकिस्मती से उसने अपनी शारीरिक बनावट को ज्यादा ही आंक लिया। जैसे ही वह साइड से हटी, उसका 10 महीने का गर्भस्थ पेट दूसरे दरवाजे से टकरा गया, जिससे चरमराहट की आवाज आई। उसने अपने बड़े पेट को जोर से दबाया और लिन ज़ाओ एक बार फिर अवाक रह गई। वसा का ये विशाल टुकड़ा हमेशा के लिए कब गायब हो जाएगा? बाहर निकलकर उसने आसमान की ओर देखा। क्योंकि दिन बादलों से घिरा हुआ था, रात के आकाश में अर्धचंद्र भी नहीं दिखाई दे रहा था। रात में बड़े शहर की चकाचौंध रोशनी की आदी होने के कारण लिन ज़ाओ ने अपनी आंखों को अंधेरे के अनुकूल होने दिया और अपनी याददाश्त का अनुसरण करते हुए घर के पीछे की ओर चल पड़ी। कुछ दिन पहले उसने अपने फूस के घर को देखा था जहां वह रहती थी। उसके घर के पीछे एक उथली धारा बह रही थी। आमतौर पर गांव के लोग इस नदी में सब्जियां और कपड़े धोते थे। रात हो चुकी थी और ये तय था कि छोटी नदी के किनारे कोई नहीं होगा। इसलिए लिन ज़ाओ ने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अंधेरे में नदी के किनारे पहुंची। अंधेरे से डरने और अत्यधिक घबराने के कारण लिन ज़ाओ ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि जब वह दरवाजा खोलकर आंगन में चली गई तो 2 आकृतियां उसका पीछा कर रही थीं। अंधेरे में रास्ता टटोलते हुए लिन ज़ाओ छोटी नदी के किनारे पहुंची। उसने हाथ से पानी छुआ। थोड़ा ठंडा था, लेकिन अब मध्य गर्मी थी, इसलिए भले ही रात में नदी का पानी थोड़ा ठंडा था, फिर भी ये लिन ज़ाओ की सहनशीलता के भीतर था। उसने अपने खुरदुरे कपड़े उतारकर नदी में डाल दिए और उन्हें 2-3 बार रगड़ा। चूंकि वह बाहर आते समय अपने साथ कुछ भी नहीं लाई थी, इसलिए वह अपनी स्पर्श इंद्रिय पर निर्भर होकर अंधेरे में ही अपना गंदा नाइटगाउन धो सकी। जब उसे लगा कि कपड़े अच्छी तरह से धुले गए हैं, तो लिन ज़ाओ का शरीर भी थोड़े ठंडे पानी के अनुकूल हो गया था। ये सोचकर कि आधी रात को नदी के किनारे कोई नहीं होगा, उसने सीधे अपने अंतर्वस्त्र उतार दिए और धीरे धीरे अपने भरे हुए शरीर को पानी में डुबो दिया। 2 युवक लिन ज़ाओ का बारीकी से पीछा कर रहे थे और उसकी हर गतिविधि पर ध्यान से नजर रख रहे थे। जब उन्होंने लिन ज़ाओ के नग्न शरीर को देखा, तो उन्हें थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने अपना सिर घुमा लिया और जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस चले गए।
यद्यपि यह मूर्ख महिला बदसूरत थी, लेकिन वे उसे नहाते समय नहीं देख सकते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस मोटी महिला का फिगर वास्तव में आकर्षक नहीं था। इस बीच लिन जाओ जाओ, जो स्नान में तल्लीन थी, ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि दो लोग उसके घर से नदी के किनारे तक उसका पीछा कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो नदी के किनारे लहराती घास को रात की हवा ने छू लिया हो। नहाने का काम पूरा करने के बाद वह इतनी थक गई कि उसकी सांस फूलने लगी। हे भगवान, उसे सचमुच जल्दी से वजन कम करना था, वरना 200 पाउंड से ज्यादा वजन के साथ वह कुछ भी नहीं कर पाती। नदी के किनारे लौटकर लिन जाओ ने अपने अभी भी गीले नाइटगाउन को छुआ और सीधे उसे वापस पहन लिया। अगर उसने इसे नहीं पहना तो क्या होगा? क्या वह नंगी ही वापस जा सकेगी? नम नाइटगाउन पहने हुए लिन जाओ अंधेरे में एक एक कदम पीछे चल रहा था। वापस आते हुए लिन जाओ ने मन बना लिया, शरीर से कुछ अतिरिक्त चर्बी कम करने के बाद सबसे पहले वह पैसे कमाएगी और अपने लिए कुछ नए कपड़े खरीदेगी। अन्यथा गीले कपड़े पहनना वास्तव में असुविधाजनक था। वापस आंगन में अपने सोते हुए पतियों के जाग जाने के डर से लिन जाओ चुपचाप अपने कमरे में वापस चली गई, धीरे से एकमात्र बचा हुआ दरवाजा बंद कर दिया और सो गई। अपने गीले कपड़े उतारकर और उन्हें दरवाजे पर यूं ही डालते हुए लिन जाओ वापस अपनी रजाई में घुस गई। उस वक्त उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके 5 में से 4 पति पूरी तरह जाग रहे थे और उसके कमरे के अंदर की आवाजें सुन रहे थे। और 4 पतियों में से रो क्यू, जो कोई आवाज नहीं सुन सकता था, लिन जाओ के घर के ठीक पीछे खड़ा था, अंदर की गतिविधि को देख रहा था। वे सभी सोने चले गए और अपने अपने कमरों में वापस लौटे, तभी उन्होंने लिन जाओ के घर के अंदर से तेज और लंबे खर्राटों की आवाज सुनी। रात एक बार फिर सन्नाटे में डूब गई। कल रात देर से स्नान करने के कारण लिन जाओ तब तक नहीं उठी जब तक सूरज आसमान में ऊपर नहीं चढ़ गया। वह अपने भारी शरीर को धीरे धीरे बिस्तर से बाहर खींच रही थी। 280 जिन वजन वाली एक बदसूरत और अधिक वजन वाली महिला होने के बावजूद कोई भी अंधभक्त उसे फूल के समान सुंदर आकृति वाली समझने की भूल नहीं कर सकता। इसलिए लिन जाओ ने लापरवाही से अपने ऊपर कंबल खींच लिया, पहले से ही सूखे कपड़ों को सीधे दरवाजे के पैनल से लिया और उन्हें पहन लिया। लेकिन जब उसने नहा धोकर नाश्ता किया और भोजन कक्ष में नाश्ते के लिए गई तो उसके 5 अच्छे पति पहले ही खाना खा चुके थे और भोजन समाप्त करने के बाद वे अपने अपने काम में लग गए। 5 विकलांग व्यक्ति दिन प्रतिदिन कौन जानता है कि वे किस काम में व्यस्त रहते हैं। लिन जाओ ने मन ही मन शिकायत की। लिन जाओ ने साफ बर्तनों को देखा और बर्तन खोला तो पाया कि वह खाली था, उसके लिए चावल का एक दाना भी नहीं बचा था। मूल रूप से लिन जाओ ने आज इन 5 पुरुषों के दर्द और बीमारी को स्थानांतरित करना जारी रखने की योजना बनाई थी, लेकिन इस समय उसके पास इसके लिए मूड नहीं था। अरे वाह, वो जानती थी कि वे उसे पसंद नहीं करते, उसकी मोटी और बदसूरती की वजह से उससे नफरत करते थे। लेकिन क्या उन्हें इसके लिए इतना बेरहम होना जरूरी था? भोजन के बाद वे उसके लिए चावल का एक दाना भी नहीं छोड़ते थे। उनकी शादी को 4 दिन हो चुके थे और इन 4 दिनों में उसके पास केवल चावल का एक कटोरा था जिससे वह अपना प्रतिबिंब देख पाती थी और उसके अलावा कुछ नहीं। अगर वे उसका वजन कम करना भी चाहते थे तो उन्हें धीरे धीरे करना चाहिए था, है ना? उसे इस तरह भूखा रखकर वे उसे भूखा ही मार डालेंगे। वे 5 लोग देखने में तो अच्छे थे, लेकिन उनमें बुद्धि नहीं थी, वे सिर्फ मूर्खों का समूह थे। अध्याय 8। जैसे ही लिन जाओ एक खाली बर्तन के सामने बैठी उदास थी, दरवाजे पर व्हीलचेयर की आवाज ने उसके विचारों को वापस ला दिया। उसने पलटकर देखा तो उसका 5वां पति गुशान रसोई के दरवाजे पर खड़ा था। वह अपनी अस्थायी व्हीलचेयर को धकेल रहा था। जैसे ही गुशान रसोई के दरवाजे पर पहुंचा, उसने देखा कि लिन जाओ खाली बर्तन को दयनीय नजर से देख रहा था। वह एक परित्यक्त पिल्ला की तरह लग रही थी, दयनीय और निराश। लिन जाओ, मैंने अपने लिए कुछ खाना बचाकर रखा है, क्या तुम भी खाओगी? गुशान ने कहा। ऐसा कहते हुए उसने अपनी जेब से एक तेल लगा हुआ कागज का पैकेट निकाला और लिन जाओ को दे दिया, जिसकी आंखों में आंसू थे। लो, इसे लो और खाओ, मूर्ख की तरह वहां खड़े मत रहो। गुशान ने लिन जाओ की तरफ देखा, जो बिना हिले डुले तेल लगे कागज के पैकेट को हसरत भरी नजरों से देख रही थी। पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए उसके होठों पर एक बनावटी मुस्कान उभर आई। हाँ, सचमुच मेरे लिए। लिन जाओ ने विश्वास और संदेह के मिश्रण के साथ अपनी नाक की ओर इशारा किया। हाँ, जल्दी करो और इसे ले लो।
क्या आपको मेरा वजन कम करने की जरूरत नहीं है? यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो भी हम आपको भूखा नहीं रहने दे सकते। गू शान की बातें सुनकर लिन जाओ जाओ अपने पेट की भूख को और अधिक नहीं रोक सकी। हालांकि वह नहीं जानती थी कि तेल लगे कागज के पैकेट के अंदर क्या है, लेकिन उसमें से आने वाली खुशबू ने लिन जाओ जाओ को, जो 4 दिनों से भूखा था, बेहद ललचा दिया। सच कहूं तो 4 दिनों तक भूखे रहने के बाद अगर गू शान ने उसे स्वादिष्ट जहर भी दिया होता तो वह उसे सीधे खा लेती, क्योंकि वह बहुत भूखी थी। लोग हमेशा कहते हैं कि देहांतरण करना बहुत अच्छा है जब आपके पीछे सुंदर राजकुमार दौड़ रहे हों। लेकिन जब लिन जाओ जाओ ने पुनर्जन्म लिया तो वास्तव में चारों ओर सुंदर पुरुष थे, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। न केवल वहां कोई सुंदर पुरुष नहीं था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे भूखा रहना पड़ा। हे स्वर्गीय पिता, वह घर जाना चाहती थी। अपने दिल में शिकायत करने की इच्छा को दबाते हुए लिन जाओ जाओ ने गूशान के हाथ से तेल से सना हुआ कागज का पैकेट लिया और जल्दी से कागज की बाहरी परत को खोला, जिससे अंदर एक सुगंधित और कुरकुरा तेल केक दिखाई दिया। लिन जाओ जाओ ने एक पिल्ले की तरह धीरे से उसे सूंघा। हे भगवान, इसकी खुशबू कितनी अच्छी थी। वह सचमुच भूख से तड़प रही थी, इसलिए लिन जाओ जाओ ने एक निवाला लिया और लगभग 5वां हिस्सा खा लिया। लेकिन जल्दी जल्दी खाने की वजह से वह थोड़े सूखे केक से ही दम घुट गया। हालांकि उसका दम घुट रहा था, लिन जाओ जाओ उसे थूक नहीं पाई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो बाद में खाने के लिए कुछ और बचेगा भी या नहीं। जैसे ही लिन जाओ जाओ घुटन से बेहोश होने वाली थी, उसके सामने पानी का एक कटोरा प्रकट हुआ। लिन शियाओ हुआ, जल्दी से पानी पी लो। रोटी के एक निवाले से दम घुटने से मत मर जाना, चिढ़ाने वाली आवाज आई। अपने कानों में चंचल आवाज सुनकर लिन जाओ जाओ ने ऊपर देखने की जहमत भी नहीं उठाई। उसने बस कटोरा उठाया और लालच से उसे पी गई। पानी का कटोरा गटकने के बाद लिन जाओ जाओ को लगा जैसे उसे नई जिंदगी मिल गई हो, इसलिए वह हाथ में बची हुई खली को बड़े बड़े निवाले खाती रही। 1 सेकंड से भी कम समय में लिन जाओ जाओ ने तेल केक खत्म कर दिया और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ा। उसे शर्मिंदा होने की जरा भी परवाह नहीं थी और उसने 2 कटोरी पानी पीने से पहले अपने हाथ में लगे तेल के कागज को चाटकर साफ कर लिया। फिर उसे उस व्यक्ति की तरफ देखने की याद आई जो अब तक उसे पानी दे रहा था। वह जी फैंटियन निकला, दूसरा पति जिसने कल उसे गंदा पाया था। वह रसोई के दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में केतली लिए, होठों पर मुस्कान लिए, उसकी ओर मुंह करके। लिन जाओ जाओ, क्या तुम अभी भी प्यासे हो? आह नहीं, मैं ठीक हूँ, धन्यवाद जी फैंटियन। लिन जाओ जाओ ने विनम्रता से उत्तर दिया। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, जी फैंटियन ने उदासीनता से उत्तर दिया। लेकिन लिन जाओ जाओ, तुमने कुछ दिनों तक मूर्ख बनने का नाटक किया। क्या अब तुम नाटक नहीं कर रहे हो? मैं शुरू से ही मूर्ख नहीं था, इसलिए नाटक करने या न करने का कोई सवाल ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैंने जो किया वो मेथड एक्टिंग था। लिन जाओ जाओ ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। ओह, मैं समझ गया। तुम्हारे स्पष्टीकरण के अनुसार तुम अभी भी मूर्ख हो, जी फैंटियन ने शांति से समझाया। बकवास। लिन जाओ जाओ ने बेरुखी से उसकी तरफ आंखें घुमाईं। आखिरकार यह आदमी अंधा था, इसलिए अगर वह मुंह भी बनाए तो भी वह देख नहीं सकता था। लेकिन तभी लिन जाओ जाओ ने एक वाक्य सुना जिसने उसे चौंका दिया। लिन जाओ जाओ, एक लड़की के रूप में अपनी आंखें घुमाना असभ्यता है। अरे जी फैंटियन, क्या तुम अंधे होने का नाटक कर रहे हो? तुम्हारी किस आंख ने मुझे आंखें घुमाते हुए देखा? इसके अलावा मैं शुरू से ही सभ्य नहीं था, इसलिए असभ्य होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। जी फैंटियन, आप इस चर्चा जगह में सभ्य होने या न होने के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं, लिन जाओ जाओ ने कहा, और फिर वह सीधे गूशान के पास गई, जो व्हीलचेयर पर चुपचाप बैठा था। गूशान, मैंने खाना खा लिया है और अब मुझे भूख नहीं है। एक खूबसूरत और दयालु पत्नी होने के नाते मैं अब तुम्हें टहलने के लिए बाहर ले जा रही हूँ। ये कहने के बाद गूशान के मना करने का इंतजार किए बिना लिन जाओ जाओ सीधे गूशान की व्हीलचेयर के पीछे गए और उन्हें आंगन से बाहर धकेल दिया। उसने जी फैंटियन के होठों पर आए हल्की मुस्कान की ओर भी मुड़कर नहीं देखा। लगता है उसकी यह मूर्ख पत्नी कोई साधारण इंसान नहीं है, वरना इतनी चालाकी से जहर दिए जाने के बाद भी वह वयस्क होने तक जिंदा नहीं बच पाती। आंगन के बाहर लिन जाओ जाओ ने उत्सुकता से चारों ओर देखा। चूंकि वह पार करने से पहले स्कूल में पढ़ती थी, इसलिए उसे ग्रामीण जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
आखिरकार सारा दिन पढ़ाई करने से उसका सिर घूम गया था और उसके पास घूमने फिरने का समय या फुर्सत नहीं थी। अब जबकि वह सचमुच ग्रामीण क्षेत्र में आ चुकी थी, वह केवल यह महसूस कर सकती थी कि ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण सचमुच शांतिपूर्ण था और आरामदायक, बड़े शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी का एहसास नहीं। सबसे खास बात यह थी कि अब उसे मुर्गियों से पहले नहीं उठना पड़ता था और कुत्तों से देर तक नहीं सोना पड़ता था। संभवतः खेती बाड़ी का व्यस्त मौसम होने के कारण गांव के लोग घर पर नहीं थे। इस बारे में बात करते हुए, हालांकि वह लुओशुई गांव नामक इस जगह में बस गई थी, लेकिन घर के सामने और पीछे के आंगन के अलावा उसके पास यहाँ जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। लेकिन जमीन होती भी तो क्या करती, उसे खेती करना नहीं आता था और उसके 5 पति या तो बहरे थे, गूंगे थे, अंधे थे या लकवाग्रस्त थे। उनके ठंडे और अलग थलग व्यवहार को देखते हुए ये बहुत ही असंभव था कि वह उन्हें खेती में मदद करने का आदेश दे। भविष्य में उसे निश्चित रूप से अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कोई कौशल सीखना होगा। हम उसके सिस्टम पर भरोसा करके एक दिव्य डॉक्टर बनने के बारे में क्या ख्याल है? यह एक जोखिम मुक्त लेन देन है और वह केवल लाभ न कमाने में ही दोष ढूंढती है। इस विचार के साथ लिन ज़ाओ कुछ प्रसन्नता महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका। अध्याय 9। इसलिए जब लिन ज़ाओ ने सुबह सुबह अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ इसके बारे में सोचा, तो उसने हमेशा चुप रहने वाले गूशान को धक्का दिया और गांव के किनारे स्थित छोटी नदी पर चली गई। इस साफ नदी को देखते हुए, जिसका तल दिखाई दे रहा था, लिन ज़ाओ ने 2 पत्थर ढूंढे और भावशून्य गूशान की ओर मुस्कुराने से पहले गूशान की व्हीलचेयर को ठीक किया। गूशान, मैं एक परी हूँ जो आसमान से उतरी है। मैं भविष्य बता सकती हूँ। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए भी भविष्य बताऊं? मेरा भाग्य कठिन है, गणना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गूशान ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। चाहे तुम्हारा भाग्य कितना भी कठिन क्यों न हो, वह अभी भी मेरे वजन से नीचे तक दबा हुआ है, जो माउंट ताई जितना भारी है। चलो, सुंदर छोटे पति, यह महान परी तुम्हारे लिए मुफ्त में 1 हेक्साग्राम की गणना करेगी। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने गूशान के मना करने का इंतजार नहीं किया। उसने गूशान का हाथ पकड़ लिया और हिसाब लगाने का नाटक किया। मेरी हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार आप 3 महीने में निश्चित रूप से फिर से खड़े हो सकेंगे। मैं, लिन ज़ाओ, आपको इसकी गारंटी देता हूँ। लिन ज़ाओ ने गूशान पर मूर्खतापूर्ण हंसी उड़ाई, लेकिन गूशान की बीमारी को चुपके से अपने शरीर में स्थानांतरित कर लिया, फिर धीरे से गूशान का हाथ छोड़ दिया और उस पर विजयी मुस्कान बिखेरी। इस छोटे से हाथ को छूने पर बहुत अच्छा एहसास होता है। हालांकि गूशान की ठंडी निगाहों के सामने उसने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। ये कितनी दुख की बात है कि वह इसे छू नहीं सकी। होस्ट, क्या आप अब मज्जा वाशिंग तरल और सौंदर्य तरल का उपयोग करना चाहते हैं? ओपन ब्लैक लेंस ब्रैकेट मैं इसे अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इसे आज रात एक साथ इस्तेमाल करूंगा, क्लोज ब्लैक लेंस ब्रैकेट। लिन ज़ाओ ने मन ही मन उत्तर दिया। क्या आपका नाम लिन ज़ियाओ हुआ नहीं है? आप फिर से लिन ज़ाओ कैसे बन गए? गूशान की गहन निगाहों का सामना करते हुए लिन ज़ाओ ने बिना किसी चिंता के कहा। अच्छा, क्या मुझे लिन शियाओ हुआ नाम पसंद नहीं आया क्योंकि यह थोड़ा भद्दा और भद्दा था, इसलिए मैंने इसे बदलकर लिन ज़ाओ रख दिया। इसमें गलत क्या है? क्या ये ठीक नहीं है? ठीक है, जो भी तुम्हें पसंद हो। बोलने के बाद गूशान ने लिन ज़ाओ के बड़े जन्मचिन्ह वाले चेहरे को देखना बंद कर दिया, बल्कि अपना सारा ध्यान अपने घुटनों पर केंद्रित कर दिया। चूंकि उसे जहर दिया गया था और वह घायल था, इसलिए उसके घुटनों के नीचे का हिस्सा पूरी तरह सुन्न हो गया था। हालांकि कल जब इस मोटी और बदसूरत पत्नी ने उसका हाथ छुआ तो उसे अपने घुटनों में सनसनी महसूस हुई। कल उसने सोचा कि यह सिर्फ एक भ्रम था जो फिर से खड़े होने की उसकी तीव्र इच्छा के कारण उत्पन्न हुआ था। लेकिन अप्रत्याशित रूप से जब इस मूर्ख महिला ने भविष्य कथन का उपयोग करके उसका हाथ फिर से छुआ, तो उसके सुन्न पैरों में एक गर्म धारा उत्पन्न हुई, जिनमें जहर की चोट के बाद से कोई संवेदना नहीं थी, जिससे उसे बेहोशी का एहसास हुआ। एक बार तो ऐसा कहा जा सकता था कि उसे अपनी नसों का भ्रम हो गया था, लेकिन जब उसके पैरों में 2 बार अजीब सा एहसास हुआ, तो ये साबित हो गया कि उसे कोई भ्रम नहीं था। इससे ये सिद्ध हो गया कि उसके सामने खड़ी पत्नी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने इस पिछड़े ज़ियाओशुई गांव में शादी की, तो उन्होंने लिन ज़ियाओहुआ की पृष्ठभूमि की पूरी तरह से जांच की थी। वह वास्तव में माता पिता के बिना एक अनाथ थी। हालांकि जब फेंटियांग ने उसकी नब्ज देखी और उसके शरीर में एक लाइलाज जहर पाया,
तो उन्हें पता चल गया कि इस मूर्ख पत्नी की पहचान सरल नहीं हो सकती है। आखिरकार कोई भी व्यक्ति एक पूरी तरह से बेकार मूर्ख को इतना महंगा जहर नहीं देगा। मगर इससे क्या, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, अब उसका जीवन केवल उनके साथ ही जुड़ा हुआ था। जब तक और कुछ हद तक नासमझ और असभ्य लिन ज़ाओ ने बहुत पहले ही अपने पीछे गूशान की जांचती निगाहों पर ध्यान देना बंद कर दिया था। इसके बजाय उसने अपना सारा ध्यान उस छोटी सी नदी पर केंद्रित कर दिया। क्योंकि कल रात बहुत अंधेरा था, उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि इतनी साफ छोटी नदी में वास्तव में मछलियां दिखाई दे रही थीं। उन घास काप को आलसी ढंग से अपनी पूंछ हिलाते हुए देखकर लिन ज़ाओ को लगा कि उसकी लार लगभग बहने वाली है। इसलिए उसने तुरंत अपने जूते उतार दिए और नंगे पैर नदी में चली गई। मछली पकड़ने नदी में जा रहा हूँ। वैसे भी ये ग्रामीण क्षेत्र था और इस युग की परंपराएं महिलाओं पर 3 आज्ञाकारिता और 4 गुणों के कठोर सिद्धांतों की तरह प्रतिबंधात्मक नहीं थी। इस संबंध में लिन ज़ाओ काफी स्वतंत्र और अनर्गल थे। हालांकि जब वह मछली पकड़ने के लिए नदी में गई तो किनारे से जो मछलियां मूर्ख और बेवकूफ लग रही थीं, वे वास्तव में लोचेस की तरह धूर्त थीं, जो उसके चारों ओर तैर रही थीं। कुछ मछलियां तो उसकी टांगों के बीच भी तैर रही थीं, मानो इस बेवकूफ और बदसूरत औरत का मजाक उड़ा रही हों। और उन्हें पकड़ने में बार बार असफल होने के कारण लिन ज़ाओ के सारे कपड़े गीले हो गए। गूशान, जो इस पूरे समय व्हीलचेयर पर बैठी थी, ने देखा कि लिन ज़ाओ अपने अनाड़ी शरीर को पानी में घसीट रही थी, मछली पकड़ने में असफल रही और उसके कपड़े पूरी तरह से भीग गए। गर्मी की तपिश में लोगों के कपड़े पहले से ही पतले होते थे। अब जब उसके कपड़े भीग गए थे तो वे उसके शरीर से पूरी तरह चिपक गए थे। तो लिन ज़ाओ के पेट पर मिशेलिन टायर वसा के छल्ले पूरी तरह से गूशान के सामने प्रदर्शित किए गए। हालांकि उसके मन में लिन ज़ाओ के बारे में कोई भद्दा विचार नहीं था, फिर भी उसे इस तरह देखकर गूशान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया। थोड़ी देर बाद वह सचमुच और नहीं देख सका, इसलिए उसके हाथ में पड़े पत्थर तेजी से बाहर निकले और लिन ज़ाओ को चिढ़ाने वाली ग्रास काप अचानक नदी की सतह पर तैरने लगी और लिन ज़ाओ ने उसे अचानक पकड़ लिया। वाह गूशान, क्या तुमने देखा, मैंने एक मछली पकड़ी, इतनी बड़ी मछली। ये कहते हुए लिन ज़ाओ उत्साह से गूशान के पास गई, मछली को पकड़े हुए जैसे कि वह कोई खजाना दे रही हो। गूशान, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैंने जो मछली पकड़ी है वह बड़ी है? लिन ज़ाओ ने चमकती आंखों से गूशान की ओर उम्मीद से देखा। वह चाहती थी कि वह उसकी कुछ प्रशंसा करे। और गूशान ने अपनी ठंडी अभिव्यक्ति के साथ लिन ज़ाओ की ओर देखने के बाद उदासीनता से 4 शब्द बोले। बड़ा अद्भुत। हालांकि गूशान का जवाब संक्षिप्त था, फिर भी लिन ज़ाओ बेहद खुश हो गई। बदले में गूशान को लिन ज़ाओ की तरफ से एक बड़ी मुस्कान मिली। अपने सामने यह बड़ी मुस्कान देखकर गूशान का ठंडा दिल उछल पड़ा। क्योंकि यद्यपि यह महिला लिन ज़ाओ बदसूरत दिखती थी, उसकी आंखें वास्तव में बहुत साफ थीं। बचपन से लेकर अब तक उसने अपने जीवन में इतनी साफ आंखें कभी नहीं देखी थी। गूशान, मैं इस मछली को पहले यहाँ रखूंगा, तुम इस पर नजर रखने में मेरी मदद करो। अभी भी सुबह है, मैं आज रात के खाने में शामिल करने के लिए 2 और मछलियां पकड़ूंगा। बोलने के बाद लिन ज़ाओ ने मछली को गूशान की व्हीलचेयर के नीचे रख दिया और अधिक मछलियां पकड़ने के लिए नदी में वापस चला गया। तो अगली बार गूशान की गुप्त मदद से लिन ज़ाओ ने कुल 4 मछलियां पकड़ी। हालांकि आखिरी 3 मछलियां ज्यादा बड़ी नहीं थीं, लेकिन लिन ज़ाओ के लिए, जो पहली बार अपने नंगे हाथों से मछली पकड़ रही थी, ये परिणाम कुछ ऐसा था जिस पर वह लंबे समय तक गर्व कर सकती थी। गूशान द्वारा घास की रस्सी से बंधी मछलियों को देखकर लिन ज़ाओ ने उन्हें गूशान की व्हीलचेयर के एक तरफ लटका दिया और उसे पीछे धकेल दिया। लिन शियाओहुआ, क्या तुम वापस जाने से पहले अपने कपड़ों के थोड़ा और सूखने का इंतजार करना चाहती हो? गूशान ने याद दिलाया। लिन ज़ाओ ने अपने अब आधे सूखे कपड़ों की ओर देखा और उन्हें लापरवाही से हिलाया। कोई बात नहीं, चलो सीधे वापस चलते हैं। मेरे कपड़े अब आधे सूख चुके हैं और आज इतनी गर्मी है कि मुझे सर्दी लगने का डर नहीं है। नहीं, क्या गीले कपड़े आपके शरीर से चिपककर आपको शर्मिंदा नहीं करते? शर्मिंदा? मुझे शर्मिंदगी क्यों महसूस होगी? लिन ज़ाओ ने हैरानी से पूछा। अध्याय 10। लिन ज़ाओ की उलझन का सामना करते हुए गूशान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, फिर अपना सिर घुमाया और बात करना बंद कर दिया। भूल जाओ,
लिन जाओ जाओ के ऐसे दिखने से कौन जाने दूसरे उसका फायदा उठा रहे हैं या वो बाद में बाहर जाकर दूसरों का फायदा उठा रही है। वापस आते समय लिन जाओ जाओ और गूशान कई ग्रामीणों से मिले जो अभी अभी खेतों में काम करके आए थे। चलते समय उन्होंने गांव में आए इन दो नए लोगों को जांचती नजरों से देखा। इस परिवार की पत्नी एक मूर्ख, मोटी और बदसूरत औरत है। उसके पांचों पति देखने में सुंदर हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे सभी विकलांग हैं। 5 अपंग, जिन्हें ऐसी ही पत्नी मिलना तय था। आखिर कौन सी सामान्य पत्नी कई बेरोजगार पतियों से विवाह करेगी? अन्यथा इतने अच्छे दिखने वाले पतियों के होते हुए वे इस मोटी और बदसूरत बेवकूफ औरत से कैसे शादी कर सकते थे? ग्रामीणों की ऊपर नीचे की निगाहों और अप्रिय टिप्पणियों का सामना करते हुए लिन जाओ जाओ ने जानबूझकर उन पर हंसी उड़ाई और गूशान को सीधे उसके घर के आंगन में धकेल दिया। लिन जाओ जाओ, जो शुरू में इस मामले को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहते थे और गूशान को जल्दी से घर वापस भेजना चाहते थे, लेकिन गांव वालों के बीच एक औरत थी जो परेशानी खड़ी करने की फिराक में थी। इस महिला का नाम झाओ यंगमेई था, जो इस वर्ष 35 वर्ष की थी और लुओशुई गांव में पैदा हुई सबसे खूबसूरत महिला थी। क्योंकि वह सुंदर थी, उसने 12 पतियों से विवाह किया था और उसके पतियों में सबसे छोटा पति लिन जाओ जाओ की ही उम्र का था। सीधे शब्दों में कहें तो वे दोनों 10 साल से भी ज्यादा बड़े थे। इस बात पर लुओशुई गांव के लोग हैरान नहीं थे। अगर आप में इतनी क्षमता और सुंदरता है कि आप कई पतियों से शादी कर सके और बच्चे पैदा कर सके, तो सरकार भी खुश है। आखिर इससे कैंगलान देश की उर्वरता में भी योगदान मिल रहा है। हालांकि ये झाओ यंगमेई हालांकि सुंदर थी, वह पूरी तरह से कामुक थी। पिछले कुछ दिनों में जब लिन जाओ जाओ ने अपने पतियों से शादी की थी, तो वह लिन जाओ जाओ के 5 खूबसूरत पतियों पर फिदा हो गई थी। हालांकि वह विकलांग पतियों से शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसने इसका फायदा उठाने से खुद को नहीं रोका। आखिरकार वे 5 खूबसूरत छोटे चेहरे तो फिर भी काफी अच्छे लग रहे थे। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इस बेवकूफ महिला के पति बाहर जाने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए भले ही झाओ यंगमेई लाभ उठाना चाहती थी, लेकिन उसे लिन जाओ जाओ के 5 सुंदर पतियों को बहकाने का मौका नहीं मिला। पिछले कुछ दिनों से जब वह उन 5 खूबसूरत पुरुषों पर मोहित हो रही थी, तो आज संयोग से उसकी उनसे मुलाकात हो गई। मोटे मांस के लिए जो उसके मुंह तक पहुंचने वाला था, झाओ यंगमेई इस कठिन जीत अवसर को कैसे छोड़ सकती थी? इसलिए जब झाओ यंगमेई ने देखा कि लिन झाओ जाओ व्हीलचेयर पर बैठे गूशान को धक्का देकर वापस चलने की कोशिश कर रही है, तो लिन झाओ जाओ ने तुरंत अपने शरीर से गूशान की व्हीलचेयर को रोक दिया। गूशान के सुंदर चेहरे को करीब से देखकर झाओ यंगमेई का दिल लगातार धड़क रहा था। अरे, कुछ दिन पहले जब उसने दूर से व्हीलचेयर पर बैठे इस आदमी को एक लंबी नजर से देखा, तो वह पहले से ही उसके असाधारण सुंदर चेहरे पर मोहित हो गई थी। और अब जब वह इस आदमी के सामने खड़ी थी, तो उसे लगा कि उसकी आत्मा उसकी आंखों के सामने उस आदमी द्वारा छीन ली जा रही है। दुर्भाग्य से वह सिर्फ चावल पक्षाघात की बर्बादी थी। इसलिए झाओ यंगमेई ने लिन झाओ जाओ के मूर्ख होने का फायदा उठाया और गूशान से सीधे तौर पर कहा, छोटे लकवाग्रस्त, तुम इतने सुंदर दिखते हो, तुम निराश कैसे हो सकते हो और ऐसे बदसूरत सुअर के सिर वाले राक्षस से शादी कैसे कर सकते हो? मुझे देखो, झाओ यंगमेई, मैं हमारे लुओशुई गांव की सबसे खूबसूरत औरत हूँ। जब तक तुम मेरा अनुसरण करोगी, मैं तुम्हें हर दिन एक अच्छा जीवन जीने और सुगंधित और मसालेदार भोजन खिलाने में जरूर मदद करूंगी। जैसे ही उसने यह बात कही, झाओ यंगमेई ने अपने गंदे हाथों को गूशान के गाल की ओर बढ़ाया। गूशान ने अपने सामने खड़ी महिला को अश्लीलता से मुस्कुराते हुए देखा, उसकी आंखों में एक अदृश्य अंधेरा छा गया। जैसे ही वह इस महिला को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करने वाला था, एक मोटी कलाई ने समय पर झाओ यंगमेई का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। अरे, बूढ़ी औरत, तुम किसे बदसूरत संग की कह रही हो? जैसे ही उसने कहा, लिन जाओ जाओ ने झाओ यंगमेई का हाथ खींच लिया और अपने विशाल शरीर का उपयोग करके गूशान को मजबूती से रोक दिया। अरे, यद्यपि लिन जाओ जाओ एक छात्रा थी, वह वास्तव में मूर्ख नहीं थी। वह इन ग्रामीणों की परवाह नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि चूंकि वह अपना शेष जीवन इसी गांव में बिताएगी, इसलिए कुछ शब्दों पर उनसे बहस करना उचित नहीं है, क्योंकि वह उन्हें हर समय देखती रहेगी, चाहे वह ऊपर देखे या नीचे। लेकिन उसके संयम ने वास्तव में उन्हें इसे अपने अहंकार की पूंजी के रूप में लेने पर मजबूर कर दिया था। वे वास्तव में उसके सामने ही उसके पति को बहकाना चाहते थे। यद्यपि उसका पति ठंडा स्वभाव का था और उसके प्रति उदासीन था, फिर भी चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो,
यह उसके परिवार का मामला था और उसके सामने ही उसके पति को बहकाना दूसरों के बस की बात नहीं थी। इस बूढ़ी महिला ने वास्तव में उसके सामने ऐसा करने का साहस किया, जबकि स्पष्टतः उसने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। ये सोचते ही लिन ज़ाओ का गुस्सा फुश-फुश की आवाज़ के साथ फूट पड़ा। अपने विशाल शरीर का फायदा उठाते हुए उसने झाओ यंगमेई के पतले बांस के डंडे पर पैर रखा और उसे जमीन पर गिरा दिया। झाओ यंगमेई के पतियों द्वारा उसे ऊपर खींचने की प्रतीक्षा किए बिना लिन झाओ ने अपने असाधारण वजन का उपयोग करके झाओ यंगमेई के पतियों को दूर धकेल दिया। फिर वह अपने बड़े नितंबों के साथ झाओ यंगमेई की कमर पर बैठ गई और अपनी मोटी भुजाओं से झाओ यंगमेई के चेहरे पर 2 बार जोरदार थप्पड़ मारे। झाओ यंगमेई, तुमने पहले ही कई पतियों से शादी कर ली है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। तुमने वास्तव में मेरे सामने ही मेरी गूशान को बहकाने की हिम्मत की। सबसे जरूरी बात, इस युवती ने अभी तक गूशान का फायदा भी नहीं उठाया। अब इस बुढ़िया के सामने उसकी मेहरबानी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम सचमुच सोचते हो कि यह महिला मूर्ख है? लिन झाओ के 280 पाउंड वजन के साथ जैसे ही वह झाओ यंगमेई पर बैठी, झाओ यंगमेई उसके नीचे कुचल गई, लगभग उसकी आंखें बाहर आ गईं, लड़ने की तो बात ही छोड़िए। इसलिए जब लिन ज़ाओ ने उसे थप्पड़ मारा तो वह गाली भी नहीं दे सकी। जब लिन झाओ ने अपना चेहरा सूज लिया और अपनी कमर से उठ गई, उसके बाद ही उसके पति जल्दी से झाओ यंगमेई के पास आए और उसे कुछ परेशानी के साथ ऊपर खींच लिया। अरे हड्डियों का थैला, अगर तुमने मेरी गूशान को फिर से लुभाने की हिम्मत की तो यह महिला तुम्हें मेरे बद से कुचल कर मार डालेगी, समझे? मूर्ख, क्या तुमने अपनी आंखों से नहीं देखा कि गूशान के पास मैं हूँ, एक पहाड़ जिस पर वह भरोसा कर सकता है, यहाँ उसके साथ है। जैसे ही उसने बात की, लिन ज़ाओ ने झाओ यंगमेई को गुस्से से घूरा, फिर गूशान को धक्का दिया और तेजी से अपने यार्ड की ओर चली गई।